दोस्तों आप लोगों ने एक चीज़ नोटिस की होगी कि छोटी छोटी सी गलतियां जो हैं कई बार बहुत बड़े हादसे का शिकार बन जाती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा छोटे छोटे बच्चे जब कैंची की साइकिल सीखते हैं ना, वो साइकिल लेकर चलते हैं, कई बार गिरते हैं। तो यहाँ पर जरा जरा सी लापरवाही जो है यार कई बार कई सारे लोगों की जान तक चली जाती है। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था कि एक ऐसे ही बच्चा था, साइकिल चला रहा था, तो अभी मेरी गाड़ी के आगे भी इसी तरीके से मतलब एक तरीके गिरा तो एकदम ब्रेक लग गए, जैसे तैसे यहाँ पर सिचुएशन जो है वो कंट्रोल हो गई, वरना कई बार बड़े हादसे इस तरीके से हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं, एक तो अगर कहीं पर भी किसी को इस तरीके से साइकिल वगैरह सीखने और उसने देखा छोटे से बच्चे को आगे बैठा भी रखा है, तो कहीं ना कहीं आप लोग ऐसा देखो कि यहाँ पर ग्राउंड वगैरह में सीखी जाए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि सामने वाला एक जो बहुत ही स्पीड में आ रहा है वो अलग तरीके से है भाई साहब, तो वो भी पूरी स्पीड में चल रहा है ऐसी रोड पर, उसने भी नहीं देखा कि आँख खोल के किस तरीके की रोड है। तो कई सारी सिचुएशन देखने को मिल सकती है। तो कई बार ऐसे हादसे घटित होते हैं। क्या आप लोगों के साथ में कभी कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है? तो ये ऐसी चीज़ें हैं कि एक तरीके से अवेयरनेस फैलाने वाली है कि जब खासकर नहीं बड़ा बड़ा एक नया नया एक तरीके से उत्साह होता है कि वाह यार साइकिल सीखने को मिल रही है, साइकिल हाथ में आ गई है, तो उस टाइम पर ऐसा लगता है नया नया साइकिल सीखा, नया नया स्कूटर सीखा, बस हम ही सब कुछ हैं, वो वाली फीलिंग आती है और चल देते हैं उठाकर, चाहे चलता हो संभलता हो चाहे ना होता हो। तो ये सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खतरनाक हो जाती है, कई बार कई सारे जान का भी खतरा यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ से आप लोगों को बेसिकली अपने पास में रख सकते हैं, और ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है सोसाइटी को एक अच्छी सोसाइटी बनाना। ठीक है, तो आज है 14 जून, काफ़ी शानदार आज का ये डिस्कशन रहने वाला है। बहुत कुछ हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे बहुत ही सिस्टमेटिक वे में। कई सारी ऐसी चीज़ें आप लोगों की होंगी जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों को नई राह दिखा कर जाएंगी, और कैसा रहा कल का दिन और आज के दिन को कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। इसके अंदर मैं कई सारे इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, पीआईबी के कई सारे इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग आर्टिकल देखने को मिलेंगे। 14 जून है यहाँ पर, तो अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो बच्चे रेगुलर आंसर दे रहे हैं वो अपना आंसर अच्छे से देते रहिए। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो रेगुलर अच्छे से आंसर देते हैं, और कई सारे ऐसे हैं जो कि अच्छे से आंसर नहीं देते हैं। वो बताइए उनको क्या 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 दिक्कत क्या परेशानी है। ठीक है, आंसर देना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि तभी चीज़ों को आप लोग याद रख पाओगे। शानदार बात बोली गई है, नेवर रिग्रेट ए डे इन योर लाइफ। अपने दिन में, अपनी जिंदगी में कोई भी दिन को रिग्रेट नहीं करना है। हर एक दिन का कोई ना कोई मतलब होता है, ये बोला गया यहाँ पर। रीजन क्या है? रीजन यहाँ पर यह कि अगर अच्छे दिन आते हैं, उन्हें कहते हैं ये अच्छे दिन आने वाले हैं, तो गुड डेज हैं वो आप लोग खुशी देते हैं, वाह यार अच्छे दिन आ रहे हैं। पर लेकिन जो बैड डेज होते हैं ना, वो आप लोग को एक्सपीरियंस देते हैं, और ये एक्सपीरियंस जो है वो आप लोग को एक तरीके से ना एक सख्त लौंडा यानी कि सख्त इंसान बनाता है, अगर आप लोगों ने फील किया होगा। और जो वर्स्ट डे होते हैं वो आप लोगों को लेसन देते हैं कि ऐसी भी जिंदगी होती है। तो इंसान जो कभी प्रॉब्लम फेस नहीं करता ना, आप लोगों ने सुना हो कई बार ममाज बॉय, तो वो क्या करते हैं, हमेशा अपनी मम्मी के हिसाब से, पापा के हिसाब से, घर वालों के हिसाब से चलते हैं, अपने डिसीजन नहीं लेते हैं। कई बार ऐसी लड़कियां भी होती हैं, तो उनको जब घर से निकलने का मौका मिलता है तो यहाँ पर कई बार ऐसे डिसीजन फिर वो लेते हैं जिससे कई बार जिंदगी जो है वो डिजास्टर में जाती हुई नजर आती है। पहली बार आप लोगों ने सोचा होगा अगर कोई 10वीं के बाद ही हॉस्टल में रहना स्टार्ट हो गया है, एक तो उस बच्चे को देखना कि 10th के बाद में हॉस्टल में चला गया, ये स्टार्टिंग में ही हॉस्टल में चला गया, नवोदय विद्यालय में जाकर कोई बच्चा रह रहा है स्टार्टिंग से ही। ठीक है, एक तो वो बच्चा है, एक वो बच्चा है मेरे जैसा जो कि 12th के बाद में घर से बाहर निकला है। ठीक है, तो फिर सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी, मतलब बहुत सारे जो है ना चालू टाइप के लोग जो है बेवकूफ़ बनाते हैं, चीज़ें आराम आराम से समझ में आनी स्टार्ट होती है। मैंने कहा ऐसे भी लोग होते हैं, तो मैंने कहा बहुत सारे ऐसे धक्के लगे ज़िंदगी में। मैंने कहा बड़े गंदे लोग हैं पर फिर समझ में आ गया कि मैंने कहा अच्छा ऐसी होती हैं चीज़ें। ठीक है, तुम कितना ही अच्छे क्यों ना रहो, कहीं पर कुछ भी क्यों ना रहे, यानी कहते कीचड़ में ही कमल खिलता है, आप लोगों ने देखा होगा। मतलब कितनी भी कंडीशन आप लोग क्यों ना सुधार लो, कुछ ना कुछ ऐसे लोग मिलेंगे मतलब जो नेक्स्ट लेवल पे काम करते हैं। कभी सुनाऊंगा स्टोरी क्या क्या हुई, कई सारी स्टोरीज है। तो यहाँ पर वो एक अच्छा लेसन आप लोगों को देकर जाती है कि सुधर जाओ बेटा। ठीक है, और बेस्ट डेज जो होते हैं वो आप लोगों को मेमोरीज देते हैं। आप लोग जब भी दुख में हो, चिंता में हो, अपनी कुछ मेमोरीज आप लोग रिकॉल करोगे तो कुछ दिन ऐसे होंगे आप लोगों को लग देगा खिलखिला उठेंगे आप लोग, वाह मजा आ गया। ठीक है, तो ये वाली बातें हैं जो आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इनको शायद ही कोई ऐसा पर्सन होगा देश में नहीं जानता होगा, इनका नाम क्या है, पूरा नाम बताना है। ठीक है क्यों है न्यूज़ में वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा कि न्यूज़ में क्यों है। एक कंट्री है सूरीनाम, जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है रिसेंटली अभी। वो कहाँ पर लोकेटेड है आप लोग जाकर उसको मैप में देखिएगा। बाकी और चीज़ें जो है आप लोगों से जब डिस्कस करूंगा उस पर्टिकुलर आर्टिकल को, तब हम लोग डिस्कस करेंगे। कई सारे बच्चों ने ये अभी बोला कि सर पहले बहुत अच्छे से यहाँ पर कंट्री जो है सिस्टमेटिक वे में इस्तेमाल की जाती थी, यूज़ की जाती थी, कि सर इन कंट्री के बारे में बताया करते थे। ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी आप लोगों की फिर से जो है स्टार्ट होंगी, क्योंकि काफ़ी लंबे समय से मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था सिस्टमेटिक वे में। एक्चुअली आप लोगों को मैंने बताया भी था कि काफ़ी बिजी शेड्यूल चल रहा है,
तो इसलिए आप लोगों की कई सारी चीज़ें यहाँ पर बची हुई हैं, ठीक है। जैसा अभी अगर बात करूँ तो आप लोग की मंथली वीडियो बची हुई है जून की, ठीक है, जो कि लंबे समय से चल रही है। अच्छी बात यह है कि एक भी दिन, एक भी मंथ में आप लोगों की वो ब्रेक नहीं हुई है, ठीक है। तो वो आप लोग की अभी यहाँ पर आप लोगों को जल्दी आती हुई नजर आएगी, तो उसको अपलोड करूंगा। इसी के साथ में मैंने बोला था यहाँ पर कि आप लोगों की एनसीईआरटी जो है वो बेसिकली हिंदी और इंग्लिश में दोनों एप्लीकेशन के ऊपर प्रोवाइड करा दी जाएगी, तो वो भी जल्दी ही प्रोवाइड कराई जाएगी, उसका आप लोग वेट करिए। और जो बचे हुए जो यहाँ पर जो पेपर हैं वो भी आप लोगों के अपलोड किए जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो अभी पेंडिंग पड़ी हुई हैं, और ऐसे ही यहाँ पर जो पेड कोर्स है उसकी भी पीडीएफ पेंडिंग पड़ी हुई है, जो वीकेंड के एंड तक जो है वो कंप्लीट करा दी जाएगी, ठीक है। ये चीज़ें, और एक छोटी सी चीज़ यार जो मैंने पहले बोला था, जो भी यहाँ पर एक तरीके से अपना एडमिशन ले रहा है, ये कैंसिल वाली प्रॉब्लम देखने को मिलती है, ये रेगुलर है, ठीक है। तो आप लोग इसको लेकर टेंशन मत लेना, फिर से जब ट्राई करोगे तो आप लोग यहाँ पर जो आराम से पेमेंट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। और हफरा तफरी मत करो, आराम से चीज़ों को लेकर चलो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है परेशान हो गए और बहुत ही बुरी तरह परेशान है यहाँ पर। हेल्प चैट पर इतनी मतलब कि सर क्यों नहीं हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, भाग थोड़ी ना रहा है यार यहाँ पर। तो इसको आराम से कर लो आप लोग, ठीक है। तो ज़्यादा हफरा तफरी करने की जरूरत नहीं है, और एक तरीके से परेशान होने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ बच्चे बोलेंगे सर जो इसका एक तरीके से डेट बढ़ानी है क्या, जो यहाँ पर डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है यार डेट बढ़ा देंगे, पर लेकिन आराम से करो काम को। कल से यानी कि 15 तारीख से आप लोग की जो डेमो क्लासेस हैं वो वहाँ पर मिल जाएंगी आप लोगों को, जो कि आप लोग देख सकते हैं। बाकी जो मंथली वीडियो मैंने बताई वो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी इस वीकेंड में। मतलब सारी चीज़ें सिस्टमेटिक वे में आप लोगों को यहाँ पर चलती हुई नजर आएंगी। तो ये मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, इसकी टेंशन आप लोग मत लेना। कुछ इधर उधर हो गई चीज़ें, बहुत कुछ चीज़ें हैं जैसे कि चेंज करनी पड़ गई मुझे, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये कंडीशन बन गई, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें इंपॉर्टेंट डे के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पर वर्ल्ड जो इसके बारे में एक न्यूज़ भी आ गई, ठीक है। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है यहाँ पर, काफी इंपॉर्टेंट है, 14 जून को यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यानी कि आज के दिन ब्लड डोनेट करना यार एक तरीके से रक्तदान को महादान बोलते हैं, आप लोगों ने सुना भी होगा, ठीक है। तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट है, एक इंपॉर्टेंट चीज है। किस किस ने ब्लड डोनेट किया है मैं हमेशा पूछता हूँ, और अगर नहीं किया था एटलीस्ट अपने जन्मदिन के दिन आप लोग ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो अवेयरनेस के लिए नीड है सेफ ब्लड और ब्लड डोनर प्रोडक्ट की भी यहाँ पर रिक्वायरमेंट है एक तरीके से। कहीं ना कहीं जब किसी को जरूरत पड़ती है उस टाइम समझ में आता है कि ब्लड की रिक्वायरमेंट क्या है। मैंने बताया मेरा एक दोस्त था जो कि हॉस्पिटल में था, तो मैंने बहुत ही करीब से यहाँ पर ये चीज़ देखी, उसको ब्लड कैंसर हो गया था और उसकी डेथ हो गई बाद में, तो उससे समझ में आता है, ठीक है। तो ब्लड देना या फिर प्लाज्मा देना यहाँ पर, तो इसकी वजह से बोला जा रहा है कि शेयर लाइफ शेयर ऑफन, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो ये बार बार करना चाहिए यार, ऐसा भी नहीं कि आप लोग एक बार एक तरीके से दे दिए बस। यहाँ पर आप लोग 6-6 महीने में, साल में 2 बार ब्लड दे सकते हो, ठीक है। तो ये आप लोग आराम से इसको एक तरीके से, और आप लोग की बॉडी भी जो है फिट रहेगी, इससे ये बात ध्यान रखिएगा। कई सारे बच्चे पूछ रहे हैं पीडीएफ को लेकर, तो पीडीएफ आप लोगों को सारी यहाँ पर टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दी जाती है। अगर आप लोग देखोगे यहाँ पर, मैंने यहाँ पर ये तीनों जो पीडीएफ पड़ी हुई थी, देखो सारी पीडीएफ बची हुई थी। मैंने बोला था ना बिजी है शेड्यूल थोड़ा सा, तो सारी पीडीएफ टेलीग्राम पर आप लोगों को मिल जा रही है, ठीक है। और एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर, इस पे और भी कोई चीज़ें रहती है तो मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा देता हूँ। बाकी SLV पीडिया एक ऐसा आप लोगों के सामने चैनल जहां पर डेली एक आर्टिकल भी आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराया जाता है पढ़ने के लिए। और इसी के साथ में यहाँ पर देखते हैं कई सारी इंपॉर्टेंट, जैसे कि यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन आप लोग सर्च कर सकते हैं। ये एक चलता फिरता विकीपीडिया बनेगा आप लोगों का भी, ठीक है। इसमें अभी बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं, और आगे भी और सारी चीज़ें हिंदी और इंग्लिश में दोनों आप लोगों के लिए यहाँ पर अपडेट हो जाती हैं। इसके लिए कोई चार्ज नहीं है। कई सारे बच्चे बोलते हैं सर चार्ज क्या है, तो चार्ज नहीं है इसके लिए, ये सारी चीज़ें आप लोग इंजॉय कर सकते हैं। तो इसके लिए कोई भी ऐसा चार्ज नहीं है, ठीक है। आराम से आप लोग पढ़ाई कर सकते हैं। आपका ब्लड टाइप क्या है, तो यहाँ पर ये आप लोगों को बेसिकली बताने की कोशिश की जा रही है कि ब्लड टाइप जो है कैसे होता है। जैसे टाइप ए एंटीजन आप लोगों को देखने को मिलेगा, प्लाज्मा जो एंटीबॉडी है वो जो एंटी-बी है। तो इस तरीके से जो ब्लड टाइप है आपका क्या है, मेरा O पॉजिटिव है, आप लोगों का क्या है ये बताना जरूर। इसको कंपाउंड क्या क्या होता है इसके अंदर में जो कंपोनेंट्स होते हैं वो समझाने की कोशिश की जा रही है कि कितने % क्या क्या होते हैं। तो ये याद रखिएगा, पता है कई बार प्लेटलेट्स जो है वो डाउन हो गई हैं, तो ये यहाँ पर वही चीज़ें दिखाने की कोशिश की जा रही है। तो इसको लेकर थोड़ा सा आप लोग आइडिया इसके बारे में रख सकते हैं, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोग इसको समझने के बाद में, अच्छे से जानने के बाद में कई सारे डायमेंशन आप लोग कनेक्ट कर पाएंगे। सबसे पहले तो अभी न्यूज़ क्या है वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। उसके बाद में पॉलिटी का एक जो चैप्टर है गवर्नर, उसका आप लोगों का कंप्लीट एक रिवीजन हो जाएगा। और इसी के साथ में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा जो कुछ रिपोर्ट्स वगैरह के द्वारा रिकमेंडेशन दी गई है कि गवर्नर की पोस्ट कैसी होनी चाहिए। पर आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि आप लोगों के राज्य का गवर्नर कौन है, क्या आप लोगों को ये पता है? येस या फिर नो। अगर पता है तो उनका नाम जरूर लिखिएगा, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन होती हैं जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए, वरना पड़ोस के बच्चे पूछेंगे क्या भैया यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो यार, ये छोटी सी बात नहीं जानते हो है तो बेइज्जती होने से बच जाएगी, ठीक है
चलिए, तो सब जोक्स की बातें थी। बात करते हैं गवर्नर के बारे में। आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तो हम लोग बात करेंगे कि जो बेसिकली ये न्यूज़ क्या है, और फिर आप लोगों को मैं स्टैटिक पोर्शन के ऊपर लेकर चलूंगा। ये पॉलिटी वाले सेक्शन के साथ में आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। अभी दिक्कत क्या है गवर्नर की पोस्ट को लेकर, गवर्नर जहां जहां पर भी है, अगर उस राज्य के अंदर में है जहां पर सेम गवर्नमेंट नहीं है जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है, तो वहां पर रस्साकसी चल रही है। चाहे वेस्ट बंगाल ले लो, चाहे केरला ले लो, चाहे अपना जो बेसिकली दिल्ली ले लो, जहां पर आप लोगों को पता है कि कोई और पावर है एक तरीके से, एक जो इलेक्टेड गवर्नमेंट, और सेंटर में कोई और है, तो इसलिए रस्साकसी चलती रहती है। तो ये इशू आप लोगों को मेनली देखने को मिलता है वहाँ पर, ठीक है। अभी यहाँ पर क्या मुद्दा है, अगर उनको कोई बिल पास करना होता है तो गवर्नर क्या करता है, उसको होल्ड कर लेता है। तो यही बोला गया है कि इनडेफिनिट पीरियड के लिए गवर्नर जो है वो होल्ड नहीं कर सकते हैं बिल को, ठीक है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है, ये अभी आप लोगों को बड़ी आसान शब्दों में समझ में आने वाला है, बहुत ही प्यार से समझेंगे। उससे पहले एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन ये है कि जो गवर्नर का मॉडल हमारे देश में फॉलो किया जाता है वो किस देश से लिया गया है। ए जो है अमेरिका का मॉडल है, बी जो है कनाडा का मॉडल है। तो सही आंसर बताना है आप लोगों को, ए या फिर बी, सी नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। और ए या फिर बी दोनों भी आप लोग लिख सकते हैं कि दोनों का मॉडल हम लोगों ने आधा आधा फॉलो किया है, ठीक है। तो बताइए कि कौन सा आंसर जो है वो आप लोगों के लिए यहाँ पर सही होगा। देखता हूँ कौन सही आंसर देता है। दोस्तों यहाँ पर मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन कवर करूंगा गवर्नर के बारे में, जो कि पॉलिटी का एक चैप्टर आप लोगों को कवर होता हुआ नजर आएगा कि आखिर जो गवर्नर है वो हमारे संविधान में कहाँ पर रखा गया है, और उसके बारे में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता चलेगी। सबसे पहले तो जो गवर्नर होता है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, हिंदी में हम लोग बोलते हैं इसको राज्यपाल। तो यानी कि जो गवर्नर साहब हैं जिसको हिंदी में राज्यपाल बोला जाता है, ये एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, यानी कि संवैधानिक पोस्ट है, जिसको पार्ट 6 के अंदर में रखा गया है। पार्ट 6 के अंदर में कुछ आर्टिकल हैं जो कि इसके लिए डेडिकेटेड किए गए हैं। वो आर्टिकल हैं 153 से लेके 167 तक का। तो ये आर्टिकल सारे रटने नहीं होते हैं, आर्टिकल वही आप लोगों को बेसिकली याद रखने होते हैं जो रेगुलर न्यूज़ में रहते हैं। तो इसलिए उनको रटते हुए आप लोगों को आगे नहीं बढ़ना है, बस सुनते रहना, बीच बीच में आएंगे उनका रिवीजन करते रहना, सारी चीज़ें आप लोगों को याद होती चलेगी। गवर्नर जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं, यानी कि जिस तरीके से सेंटर में जो भी काम किया जाता है वो प्रेसिडेंट के नाम पर किया जाता है और प्रेसिडेंट ही उसके ऊपर मोहर लगाते हैं। सेम काम जब स्टेट के अंदर में जाओगे आप लोगों को वो गवर्नर करते हुए नजर आएंगे, उसी तरीके से जैसे सेंटर में आप लोगों को प्रेसिडेंट करते हुए नजर आते हैं। तो इसलिए यहाँ पर उनको एग्जीक्यूटिव हेड बोला जाता है, ठीक है। तो चीफ एग्जीक्यूटिव गवर्नर जो है वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड है स्टेट के, उनके नाम पर काम होते हैं। पर लेकिन इनकी जो पोजीशन है उसको आप लोग क्या बोलते हैं, नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हेड बोलते हैं, जो कि एक्ट करता है एक तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि गवर्नर का जो रोल है वो ड्यूअल है, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ में काम करता है और दूसरा एक चीफ एग्जीक्यूटिव हेड के तौर पर भी काम करता है गवर्नमेंट का। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी है और उधर से दूसरी साइड से आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक स्टेट का जो हेड भी है गवर्नर, ये आप लोग याद रखिएगा। यानी कि ड्यूअल नेचर है। अगर गवर्नर की रोल के बारे में आप लोग बात करें तो ड्यूअल रोल आप लोगों को यहाँ पर इसका देखने को मिलेगा। यानी कि डॉक्टर साहब है गवर्नर साहब, ठीक है। तो दो तरीके से इलाज करते हैं लोगों का। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, ये काफ़ी बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था संविधान के ऊपर में 1956 में। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था? इससे पहले एक राज्य का एक ही गवर्नर हुआ करता था, पर लेकिन इसके बाद में क्या हो गया, इसके बाद में एक राज्य का जो गवर्नर है उसके पास में 2 से ज़्यादा राज्य भी हो सकते हैं। यानी कि अगर कोई राज्य है उसका गवर्नर है बेसिकली आंध्र प्रदेश का गवर्नर, कोई पर्टिकुलर गवर्नर है, वही चाहता है कि तेलंगाना बेसिकली उसके पास में है, चाहता नहीं है, बेसिकली ये सारा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है, तो उसको दिया जा सकता है। ये काम कब से किया गया? ये किया गया 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन है 7वें नंबर का, उसके थ्रू यहाँ पर ये काम किया गया, जिसकी वजह से यहाँ पर ये चीज़ें आप लोगों को देखने को मिलती हैं आज की डेट में। एक राज्यपाल के पास में कई राज्य आप लोगों को नजर आएंगे। पर लेकिन सबसे दिक्कत वाली जो प्रॉब्लम है जिसके ऊपर यहाँ पर फोकस किया था कि भाई साहब ये समस्या दूर होनी चाहिए थी, पर लेकिन रियलिटी में हुई नहीं है। हमारे देश में जो गवर्नर है उसको अपॉइंट किया जाता है। अपॉइंट मतलब ना तो यहाँ पर जो गवर्नर है उसको कोई पर्टिकुलर एग्जाम देना पड़ता है, ठीक है, ना ही जो गवर्नर साहब है यहाँ पर उसको कोई इलेक्शन लड़ना पड़ता है, उनको गवर्नमेंट जो है वो अपॉइंट करती है। तो अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ये शब्द अगर लिखा हुआ आ जाए तो क्या ये स्टेटमेंट सही होगी? नहीं, बिल्कुल गलत होगी। क्यों? क्योंकि अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट कभी नहीं लिखोगे, गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। पर लेकिन लिखित में जो आता है
कि प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया गया है, ठीक है। यानी कि गवर्नमेंट करती है पर लेकिन नाम जो है प्रेसिडेंट का रहता है। यानी कि शहर में ऊँट बदनाम, जो भी करो प्रेसिडेंट का नाम लगा दो। तो प्रेसिडेंट साहब ये कहते होंगे भाई साहब मेरे ना पूछ तो लिया करो कम से कम है। इसी के साथ में सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट यहाँ पर निकल कर आया, कई सारे लोग ये बोलते थे कि गवर्नर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक एम्प्लॉय है। तो ऐसा है क्या, गवर्नर सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉय है क्या? तो इस बात का क्लैरिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया 1979 में। सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ इस बात को क्लियर किया कि गवर्नर जो है वो एम्प्लॉयमेंट नहीं लेता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में। ये कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिपेंडेंट ऑफिस है, यानी कि संवैधानिक एक ऐसा ऑफिस है जो कि इंडिपेंडेंट है। इसको आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जॉब दिया है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको जॉब नहीं दिया है भाई साहब, ये संवैधानिक पोस्ट है जिस पर एक गवर्नर जो है बैठा रहता है और उसकी कुछ क्वालिफिकेशन है। जैसे कि आप लोग याद रखिएगा, आज की डेट में अगर बात करें तो जो गवर्नर है शायद ही आप में से कोई या मेरे में से मतलब हम में से शायद ही कोई बन पाएगा। जैसे बात करें यहाँ पर गवर्नर के बारे में तो वो सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। आप लोग बोलेंगे सर हम तो हैं, पर लेकिन उसकी एज जो है वो मिनिमम 35 होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये जरूरी है जिसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। ये कंडीशन जो है क्वालिफिकेशन दे रखी है कि भारतीय नागरिक हो और 35 साल के ऊपर वो जा चुका हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, यानी कि यूपीएससी की एज जब क्वालिफिकेशन आप लोग की कंप्लीट हो जाए 32 साल के बाद में 3 साल आप लोग की कंप्लीट हो जाए, उसके बाद में गवर्नर के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहते कि फुल एक्सपीरियंस के साथ में। तो ये एक इंटरेस्टिंग बेसिकली इसलिए थोड़ा सा है क्योंकि ये स्टेटमेंट देकर क्वेश्चन बन जाते हैं कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3। तो ये याद रहेंगी तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा। सारी की सारी जो भी इंफॉर्मेशन बताई गई है वो दोनों तरीके से आप लोगों को देखने को मिल जाती है, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो जब भी आप लोग पीपीटी डाउनलोड करेंगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा, ना तो हिंदी वालों को ना इंग्लिश वालों को, आप लोग इनको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ और बातें बेसिक इंफॉर्मेशन जो मैं बताऊंगा उनको समझते हुए चलिएगा, इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर करने में हेल्प करेंगी। बड़ी ही बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले में तो ये बोला गया कि गवर्नर जो है वो एक तरीके से आउटसाइड होना चाहिए पॉलिटिक्स से, यानी कि शुड बी एन आउटसाइडर, तो फ्री फ्रॉम द लोकल पॉलिटिक्स। यानी कि अगर किसी को गुजरात का गवर्नर अपॉइंट करना है तो उसको बाहर से लेकर आओ, ना कि ओनली गुजरात के अंदर से। अगर यूपी का गवर्नर अपॉइंट करना है तो बाहर से लेकर आओ, ना कि यूपी से। अगर वेस्ट बंगाल का गवर्नर अपॉइंट करना है तो बाहर से लेकर आओ, ना कि वेस्ट बंगाल से। सेम यही कंडीशन फॉलो करनी है। पर लेकिन यहाँ पर ये कन्वेंशन है। कन्वेंशन क्या होते हैं कि ये परंपराएं हैं, इनको मान भी सकते हैं और नहीं भी मान सकते हैं। अगर इनका उल्लंघन हो जाए तो इसके लिए ये नहीं बोलेंगे कि संविधान का उल्लंघन कर दिया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से वो नहीं कहते कि जब किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के ऊपर या किसी भी जज के ऊपर कोई एक आरोप लग जाए या फिर उसके फैमिली मेंबर के ऊपर कोई आरोप लग जाए तो उस पर्टिकुलर केस के अंदर में वो खुद जज नहीं रह सकते, ताकि एक नेचुरल जस्टिस का कॉन्सेप्ट बना रहे। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है, इसको आप लोग अगर ध्यान से समझोगे तो चीफ जस्टिस ऑफ द जो कंसर्न हाई कोर्ट है या फिर वहां पर अगर कोई सीनियर मोस्ट जज है वो इनको ओथ दिलाएंगे जब ये अपना इस पर्टिकुलर पोस्ट पर बैठेंगे, उसकी कसम खाएंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन जो है यहाँ पर अपॉइंटमेंट जो किया जाता है वो जब यहाँ पर ओथ लेते हैं उसके बाद में तो प्रेसिडेंट को रिक्वायर होता है कि वो चीफ मिनिस्टर से कंसल्ट करे। पर शायद ही कोई ऐसा इंसिडेंट होता होगा जहां पर सीएम के साथ में कंसल्ट करके यहाँ पर गवर्नर को लाया जाता है। अगर ऐसा किया जाता तो यहाँ पर लात जूते मुक्के लड़ाइयाँ नहीं होती, एक दूसरे को घुसन नहीं मार रहे होते ये लोग, ठीक है। अगर यहाँ पर कंसल्ट करके लाते तो आसानी से चीज़ें हो जाती, पर ऐसा कभी होता नहीं है। ये बातें बस किताबों में अच्छी लगती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अभी बात की मैंने कि चीफ जस्टिस ऑफ उस हाई कोर्ट के यहाँ पर एक तरीके से कसम दिलाएंगे, ये फिर सीनियर मोस्ट जज रहेंगे। 5 साल के लिए यहाँ पर ये अपने ऑफिस में जाएंगे जिस दिन से एंट्री करेंगे और अपना जो बेसिकली रेजिग्नेशन देंगे। तो आप लोगों को पता है कि अपॉइंटमेंट किसके द्वारा किया गया है, तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंटमेंट किया गया है। तो रेजिग्नेशन लेटर भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही ये देंगे, ठीक है। यानी कि जब छोड़कर जाएंगे तो लो भाई बहुत हुआ सम्मान, अब हम चले यहाँ से, अब हम जो है कुछ और देखेंगे, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करें तो प्लेजर ऑफ जो प्रेसिडेंट है वो नॉट जस्टिफाइबल। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो प्रेसिडेंट ने अगर हटा दिया है तो आप लोग इसको कोर्ट के अंदर में लेकर जा सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये सारा का सारा मैटर जो है वो कहीं ना कहीं आप लोग बोल सकते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर छोड़ दिया है, उसमें इंटरफेयर नहीं किया गया है, ठीक है। अमेरिकन मॉडल जो था उसमें गवर्नर को डायरेक्टली इलेक्ट किया जाता है, पर लेकिन हमारे मॉडल के अंदर में डायरेक्टली इलेक्ट नहीं किया जाता है, इसलिए कैनेडियन मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं। तो गवर्नमेंट जो गवर्नर है वहाँ पर प्रोविंस, जैसे हमारे देश में स्टेट बोलते हैं ऐसे वहाँ पर प्रोविंस बोलते हैं। वहाँ पर गवर्नर जनरल जो है सेंटर में वो एक तरीके से एक्सेप्ट किया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हमारे यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलता है। यहाँ पर भी कुछ ऐसे ही पैटर्न था और यही पैटर्न जो है हम लोग स्टार्टिंग से ही लेकर चल रहे हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर इसमें कई सारे लोगों ने कई सारी बातें बोले कि यार ये सही है, ये गलत है, पर हम लोगों ने किसी की नहीं मानी। वो कौन थे बोलने वाले, उनके बारे में आगे बात करूंगा। दोस्तों ये काफी इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आप लोग ये बनते हैं कि गवर्नर क्या क्या खेला खेल सकता है एक पर्टिकुलर बिल के साथ में, यानी कि अगर उसके पास में बिल जाए तो गवर्नर जो है उसके साथ में कबड्डी कैसे कैसे खेल सकता है। तो पहले तो कबड्डी 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 क्या है कि उसको एक तरीके से परमिशन दे दी, तो एसेंट दे दिया उसको बिल को कि भाई साहब आया, तुरंत जो है बोले कि सही है, एंजॉय करो। दूसरा क्या है कि अपनी पॉकेट में रखकर बैठ गए, ठीक है, यानी कि एक तरीके से उसको बिल को जो है अपने पास में एक तरीके से विदहोल्ड कर लिया बिल। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, कब तक ये बेसिकली इसको अपने पास में रखेंगे इसके बारे में कुछ नहीं पता होता है। या फिर यहाँ पर क्या हुआ कि रिटर्न कर दिया, मुझे पसंद नहीं आया, जैसे कपिल शर्मा बोलता है आथू मुझे पसंद नहीं आया, क्या दे दिया ये, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ये इसको रिटर्न करते हैं तो ये ओनली नॉर्मल बिल रिटर्न कर सकते हैं, मनी बिल नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर द रिकमेंडेशन बाय द स्टेट की लेजिस्लेचर की फिर से देखो और पास फिर से कर लेकर आओ। पर लेकिन अगर वो बिना अमेंडमेंट भी फिर से पास करके उसको लेकर आ जाते हैं तो गवर्नर जो है वो कुछ नहीं कर पाएगा, उसको परमिशन देनी ही देनी पड़ेगी। फिर पर्पज क्या है इसका, पर्पज ये है कि कम से कम जो भी काम उन्होंने किया उसको रीचेक कर लो, यार तुमसे गलती तो नहीं हो गई, पता चला तुमने कोई गलती कर दी। तो ये बेसिक पर्पज यहाँ पर देखने को मिलता है। इसी के साथ में ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है कि रिजर्व कर लिया बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ प्रेसिडेंट। तो इसके बारे में भी कई सारी बातें बोली जाती है कि प्रेसिडेंट के लिए इस बिल को रख लिया कि प्रेसिडेंट साहब को दिखाएंगे कि क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या खामियां हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर हो जाता है, ठीक है। तो 4 पॉइंट है बेसिकली एक्सटेंड देने के, यहाँ पर एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं परमिशन देने के। तो इन चारों का इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है। तो इनको आप लोग समझिएगा। पर लेकिन जब यहाँ पर प्रेसिडेंट के लिए रिजर्व किया जाएगा उसके लिए कुछ कंडीशन है। जी हाँ, बिल्कुल कंडीशन है। एक तो बोला गया कि यहाँ पर अल्ट्रा वायरस, तो यहाँ पर ये बोला गया कि अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि अपने दायरे के बाहर जाकर कोई भी काम यहाँ पर नहीं करना है, यानी कि ऐसा नहीं कि अपने दायरे से बाहर जाकर यहाँ पर काम कर दिया। तो ये बोला गया यहाँ पर। इसी के साथ में अपोज किया गया डायरेक्ट, एक तरीके से डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि यहाँ पर जो भी नेचर है तो गवर्नर जो है वो ऑल्सो रिजर्व द बिल इफ इट इज द फॉलोइंग नेचर। तो यहाँ पर अगर अपोज किया जा रहा है यहाँ पर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी अगेंस्ट द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, और यहाँ पर डील करता है अगर कंपल्सरी एक्वाइजिशन ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर आर्टिकल 31A, तो यहाँ पर उनको जो है बेसिकली यहाँ पर रिजर्व किया जा सकता है। मतलब ये बिल जो एक यहाँ पर इस तरीके से हो, संविधान के खिलाफ हो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का अपोज करते हो, या कंट्री के इंटरेस्ट में न हो, या फिर किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करने की बात करते हो, तो यहाँ पर इस टाइम पर ये सारा का सारा मैटर जो है वो प्रेसिडेंट के एक तरीके से खाते में जाएगा और वो यहाँ पर इसको देखते हुए नजर आएंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। जब भी यहाँ पर पॉइंट बने तो माइंड में इसको लेकर क्लैरिटी रखनी है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड फिगर जो कि आप लोग आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इनके बारे में बात करूंगा क्योंकि डायरेक्ट इनसे क्वेश्चन भी ऑलरेडी बन चुके हैं। बहुत ही आसान शब्दों में आप लोग के समझ में एक एक पॉइंट आ जाएगा। सबसे पहले बात की जा रही है यहाँ पर सरकारिया कमीशन आया था 1983 में। तो सरकारिया कमीशन जो कि 1983 में आया, उसने बोला था यहाँ पर एक तरीके से पोस्ट को एक तरीके से बोला कि इट इज प्रपोज दैट कि वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड स्पीकर ऑफ लोकसभा शुड बी कंसल्ट बाय द प्राइम मिनिस्टर इन द सिलेक्शन ऑफ गवर्नर। मतलब इसने ये लगा कि गवर्नर को जो इतना मनमानी तरीके से अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट जो लेकर चल रही है, तो वाइस प्रेसिडेंट के साथ में कंसल्ट करना चाहिए और स्पीकर ऑफ द लोकसभा के साथ में कंसल्ट करना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर साहब को अपॉइंट करना है अगर यहाँ पर बेसिकली गवर्नर को, तो ये एक तरीके से सिलेक्शन कमेटी हो जाएगी। ये बात किसी ने मानी नहीं, इसीलिए चीज़ें ऐसी की ऐसी चल रही हैं। सरकारी कमीशन की बात ठुकरा दी। नेशनल कमीशन टू द रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो लेकर आया गया था 2000 में, तो यहाँ पर क्या कंडीशन हुई, यहाँ पर कंडीशन ये कि गवर्नर ऑफ द स्टेट जो है वो अपॉइंट किया था प्रेसिडेंट के ऊपर आफ्टर द कंसल्ट ऑफ चीफ मिनिस्टर। तो यहाँ पर ये बात बोली तो गई, पर लेकिन रियलिटी में इसको कोई अपॉइंट करता नहीं है इस तरीके से पूछकर। आज तक की आप लोग हिस्ट्री उठाकर देख लो, तो यानी कि बोला जाए तो इसको भी ढंग से माना नहीं गया है। लिखी तो है पर लेकिन माना नहीं गया है। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, जिसके बारे में याद रखिएगा। इनको बोलते हैं मदन मोहन पुंची। तो मदन मोहन पुंची कमेटी जो है ये यहाँ पर 2007 में आप लोगों को देखने को मिली। इसने कई सारी इंटरेस्टिंग रिकमेंडेशन दी। पहली जो रिकमेंडेशन इनके द्वारा दी जाती है गवर्नर के बारे में कि जब भी गवर्नर को यहाँ पर अपॉइंट करना है सरकार के द्वारा, तो उसके अंदर में पीएम होना चाहिए, उसके अंदर में होम मिनिस्टर होना चाहिए, एचएम, वाइस प्रेसिडेंट होना चाहिए और स्पीकर होना चाहिए, और एक तरीके से कंसर्न चीफ जो मिनिस्टर हैं यहाँ पर वो होने चाहिए, यानी कि जिस भी राज्य के बारे में बात कर रहे हैं वो होने चाहिए। और ये सब मिलकर जो है यहाँ पर एक तरीके से रिकमेंडेशन दे तब गवर्नर को चुना जाए।
इसी के साथ में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर बोली गई है पुंची कमीशन के द्वारा कि डॉक्ट्राइन ऑफ द प्लेजर, यानी कि अपने मन से काम करना, एक तरीके से वो वाली कंडीशन जो है वो यहाँ पर डिलीट कर दिया है, ठीक है। पर लेकिन उसके द्वारा बात की गई कि जो गवर्नर है उसको सपोर्ट करने में बेसिकली ये बोला गया कि अगर वो किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर के खिलाफ चाहता है सैंक्शन लगाया जाए तो गवर्नर लगा सकता है, यानी कि गवर्नर को एक एक्स्ट्रा एज यहाँ पर दी गई है, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर लेकिन कई सारी बातें यहाँ पे ये थी कि प्रोविज़न होना चाहिए इम्पीचमेंट ऑफ गवर्नर बाय द स्टेट असेंबली, यानी कि स्टेट असेंबली यहाँ पर गवर्नर को इम्पीच कर सकें, उनके पास में भी ये प्रोविज़न होना चाहिए जो कि नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि गवर्नर के बारे में आप लोगों को एटलीस्ट बेसिक इन्फॉर्मेशन तो कम से कम पता होना चाहिए। कल को चैप्टर अगर यहाँ पर क्वेश्चन बने तो आप लोग इसको क्लियरली आंसर कर पाओगे, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो कि डायरेक्टली आप लोगों से पूछी जाती है, तो इसको लेकर कोई कंफ्यूजन नहीं रखना है, ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे बनते हैं यहाँ से आप लोग डायरेक्ट देखिए। ये बोला गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन या फिर कमेटी जो है वो आर्ग्यू देता है कि प्रोविजन फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ द गवर्नर। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस तरीके से एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो आंसर क्या हो गया सारा यहाँ पर, तो ये पुंची कमीशन साहब जो है इनके द्वारा बोला कि इस तरीके से ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि चीज़ों को सुधारा जा सके और अच्छे लेवल पर चीज़ों को जो है इम्प्रूव किया जा सके। ओके, ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है कि इन सिचुएशन में जो गवर्नर है वो बिल को रिजर्व कर सकते हैं, तो अगेंस्ट द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कर सकते हैं, अपोज टू द फंडामेंटल राइट कर सकते हैं अगर कोई ऐसा हो, इसी के साथ में अगेंस्ट द लार्ज इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री कर सकते हैं, और डीलिंग विद द कोई भी ऐसी कंपलसरी जो एक्विजिशन किया गया प्रॉपर्टी का आर्टिकल 31A के अंदर में, तो उसको ये राष्ट्रपति के लिए एक अपने पास में बिल को जो है वो रिजर्व कर सकते हैं। तो सही आंसर क्या है, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ये बताना है 1 2 3 2 3 4 1 2 1 3 4 या फिर ऑल ऑफ द अबव। ये सारी बातें पढ़ाई अभी आप लोगों को यहाँ पर कि अपोज ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल है ना कि फंडामेंटल राइट है। तो ये आप लोग देखेंगे यहाँ पर, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है जिसके कैसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं। यहाँ पर अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर हमारे देश में की जाती है, तो किसका मॉडल हम लोग फॉलो करते हैं, ये कैनेडियन फॉलो करते हैं या फिर अमेरिकन। तो बोला गया है आंसर दो, और आंसर आप लोग फटाफट लगाओगे यार कैनेडियन करते हैं, ये आंसर हो गया, ठीक है, ऐसा कुछ आप लोग बोलोगे। पर लेकिन क्या है यहाँ पर, कैनेडियन मॉडल जो है वो गवर्नर ऑफ द स्टेट इज डायरेक्टली इलेक्टेड, ये बोला गया है। अमेरिकन मॉडल में ये बोला गया है कि गवर्नर ऑफ द जो प्रोविंस से स्टेट है वो अपॉइंट किया जाता है गवर्नर जनरल, सेंटर वाज एक्सेप्टेड इन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली। तो ये क्या हो गया, इनको उल्टा कर दिया यहाँ पे, तो दोनों की दोनों इनकरेक्ट हो गई, इसलिए कहते हैं क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेना वरना तोते उड़ जाएंगे वहां पर बैठकर। ओके, आंसर क्या हुआ, आंसर हो गया सी। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आंसर राइटिंग के लिए पूछा गया 2022 में इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि जो राज्यपाल है गवर्नर साहब जो है उसके बारे में बात चल रही है कि उनकी लेजिस्लेटिव पावर बतानी है, और उनका जो ऑर्डिनेंस होता है, ऑर्डिनेंस यानी कि अध्यादेश को जो रीप्रमोगुलेट किया जाता है, यानी कि बार बार अध्यादेश जारी किया जाता है, उसको किस तरीके से यहाँ पर देखा जाता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से दोनों एक नहीं आप लोग बोल सकते हैं पहलू पर क्वेश्चन आप लोगों से पूछ लिया गया यूपीएससी के द्वारा। आंसर राइटिंग के लिए भी इस टॉपिक की इंपॉर्टेंस आप लोगों को यहाँ पर इस क्वेश्चन से देखने को मिलती है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप लोगों को तैयार करके चलना है ताकि एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर रहे, ठीक है। बताइए कोई डाउट है क्या इस पर्टिकुलर टॉपिक में, अगर डाउट हो तो उसको फिर दूर किया जाएगा। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन के साथ साथ आप लोगों को प्रैक्टिस भी करा दी और आंसर राइटिंग भी यहाँ पर हो गई, ठीक है। तो अपना आंसर जरूर देना, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों से पूछे जाते हैं यहाँ पर कोई भी डाउट उसको लेकर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फीडबैक जरूर देना कैसा लगा आर्टिकल, कोई डाउट हो तो पूछ लेना। ओके दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल रहने वाला है, स्टार लगा लेना इस आर्टिकल के ऊपर में। मैं आप लोगों को एनिमल के रेफरेंस में भी बताऊंगा और ह्यूमन के रेफरेंस में बताऊंगा कि नॉइज जो है वो कितना ज़्यादा खतरनाक हो सकता है इंसान और जानवरों दोनों के लिए। द हिंदू के द्वारा काफ़ी अच्छे से आर्टिकल कवर किया गया, पर लेकिन मैं बहुत सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी आप लोगों को बताने वाला हूँ। दोस्तों ये जो आर्टिकल है आप लोग जीएस पेपर 3 में जो इन्वायरमेंट वाला सेक्शन है उसके साथ में कवर करके देख सकते हैं। खासकर बात करेंगे पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, आप लोगों ने कई बार सुना होगा इस तरीके पोल्यूशन के बारे में, पर लेकिन यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ नॉइस पोल्यूशन के बारे में। एक छोटी सी बात अगर मैं आर्टिकल स्टार्ट करने से पहले बोलूँ कि अगर कोई इंसान अगर ऐसे एरिया में रहता है जहाँ पर 24 घंटे टै टै पै पै की आवाज़ आती रहती है, तो वो इंसान को क्या क्या दिक्कत हो सकती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो उस इंसान को हो सकती है कि उसको स्लीपिंग डिसऑर्डर हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉपर अपनी नींद नहीं ले पाएगा।
दूसरा, उसका हियरिंग लॉस भी हो सकता है, यानी कि उस इंसान को जो है सुनना जो है वो कम हो सकता है। हाइपरटेंशन की बीमारी हो सकती है उस इंसान को। तो एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा इंसान को प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है हाइपरटेंशन की वजह से भी। नेक्स्ट यहाँ पर उसको बोला जा रहा है कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी हो सकती है, यानी कि हार्ट की बीमारी भी उस इंसान को हो सकती है। तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं, जब स्टडी की गई तो पता चला कि ये बड़े ही कॉमन से कोज हैं उन लोगों के लिए जिस एरिया में वो रहते हैं वहाँ पर टैटे पैपे की आवाज़ बहुत ज़्यादा होती है। या तो ट्रैफिक का सोल्यूशन है, या पास में कोई एक तरीके से ना जैसे कि हवाई जहाज़ वगैरह कोई ऐसा एयरपोर्ट है, या फिर कहीं पे ट्रेन वो जो बहुत रेगुलरली ट्रेन आती जाती है, कोई फैक्ट्री है आसपास में जैसे कि शुगर मिल वगैरह हो गया, गन्ने का मिल, ऐसी कोई चीज़ है, कोई कंस्ट्रक्शन साइट है कहीं पर। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो बड़ी ही कॉमनली देखने को मिलती हैं और इसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जो है वो इंसान फेस करता है। तो नॉइस पोल्यूशन ये मैंने आप लोगों को इंसानों के लिए बता दिया, पर लेकिन आर्टिकल इंसानों के बारे में है ही नहीं है। ये तो मैंने आप लोगों को एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है, कुछ और भी बातें करूंगा एक्स्ट्रा, पर यहाँ पर जो आर्टिकल है वो बात करेगा आप लोगों से जानवरों के बारे में। इंसान तो चलो ठीक है भाई साहब, नॉइस हो रहा है, चिल्ला दिए, ओए रेडियो बंद कर दे, दिमाग खराब मत कर, ठीक है। कोई मोहल्ले में बजा रहा है तो जाकर सुना दिया, अगर रात को बजा रहा है तो जाकर रिपोर्ट कर दी, पुलिस उठा के ले जाएगी। पर बेचारे जानवर क्या करें, उसके ऊपर स्टडी की गई है, बहुत ही शानदार स्टडी है, बहुत कुछ आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। ये जो नई स्टडी है इसने बोला है कि जो अंडर वाटर नॉइस लेवल होता है उसकी वजह से जो जानवर हैं उनकी जिंदगी जो है दर बदतर होती जा रही है। तो याद रखिएगा, ये जो स्टडी है ये बेसिकली की गई है अंडर जो वाटर नॉइस एमिशन के बारे में। तो इसके बारे में मैं आप लोगों से यहाँ पर बात करने वाला हूँ कि क्या क्या दिक्कतें यहाँ पर देखने को मिलती है मेरीन इकोसिस्टम के अंदर में। सबसे पहले एक क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछूंगा आगे बढ़ने से पहले। अगर बात करूं लाइफ बिलो वाटर, वो कौन से सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में आता है, ये आप लोगों को बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। टोटल मिलाकर 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं, उसमें से एक गोल है लाइफ बिलो वाटर, आप लोगों को बताना है। आज की डेट में अगर दुनिया में आप लोग देखो, कुछ भी सामान लाना अगर ले जाना है तो पानी का रास्ता जो है वो सबसे सस्ता माना जाता है। तो अगर किसी को कहीं पर जाना है, कोई सामान लेके, हम लोग को क्रूड ऑयल लेके आना है, कच्चा तेल वगैरह कुछ भी अगर कहीं पर बेचना है अपने देश से, तो आप लोग देख सकते हैं ये बेसिकली पानी के जहाज इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर ये मैं दिखाऊं कि प्रेजेंट टाइम पर अगर इनकी लाइव लोकेशन देखी जाए कि कितने जहाज दुनिया में चल रहे हैं, तो आप लोग देखकर हैरान रह जाओगे। ये जहाज हैं देख रहे हैं आप लोग, जो मक्खियां भिन भिन आ रही है हर एक ओशन में, चाहे वो इंडियन ओशन हो, पैसिफिक ओशन हो, अटलांटिक ओशन हो, चाहे वो कहीं पर भी क्यों ना हो, ये हालत है आज के डेट में। आप लोग सोचो, ये जो सारा सामान लाया और ले जाया जा रहा है अलग अलग देश के अंदर में, हम तो एंजॉय करते हैं यार, सामान आ रहा है, मजे में व्यापार चल रहा है, अब की बार इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट हो गया, सब चीज़ें सही चल रही है। पर क्या हम लोग सोचते हैं कि जहाँ जहाँ से ये जहाज जाते हैं, जो ये नॉइस छोड़ते हैं, उस नॉइस की वजह से जो उस पानी के अंदर में जीव जंतु रहते हैं उनके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो बड़ी ही डिफरेंट सी स्टडी लगी यार, अपने ही आप में एक तरीके से फोकस देने वाली बात है कि इन चीज़ों को भी सोचा जा सकता है, इन चीज़ों को भी सोचना चाहिए जो हम लोग नहीं सोच रहे हैं। तो उसके ऊपर ये स्टडी निकल कर आई है। जो ये नॉइस होता है इसको आप लोग एंथ्रोपोजेनिक नॉइस या फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एंथ्रोपोजेनिक क्या होती है? वो एक्टिविटी जो इंसानों की हरकतों की वजह से बेसिकली इन्वायरमेंट में देखने को मिलती है यहाँ पर। अब इंपॉर्टेंट बात क्या है, दिक्कत क्या है, मुद्दा वो मैं आप लोगों को बताता हूं। जो भी जहाज होता है, जो शिप होता है, वो एक तरीके की वेव छोड़ता है, और यहाँ पर जो मछलियां होती हैं वो भी अपना रास्ता जो है वो उस वेव को जो खुद की वेव छोड़ती हैं उसके बेस पर जो है उनका रास्ता जो है वो डिसाइड होता है। यानी कि एक मछली अगर अपना रास्ता तय कर रही है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी छोड़ती हुई चलती है, तो उस फ्रीक्वेंसी के बेस पर उस मछली का जो है वो रास्ता तय होता है। यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि मछली को अगर एक एरिया से दूसरे एरिया में जाना है तो एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो इस्तेमाल करती है, और वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो इस्तेमाल करती है, कई बार क्या होता है वो फ्रीक्वेंसी जो है, जो यहाँ से अगर कोई भी जहाज वगैरह जा रहा है उसके साथ में वो फ्रीक्वेंसी जो है क्या करती है, मिसमैच कर जाती है। इसकी वजह से दिक्कतें क्या देखने को मिलती है, वो अपना रास्ता कई बार भटक जाती हैं, जाना होता है कहीं और चली जाती हैं। इसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम जो है जीव जंतु फेस कर रहे हैं। अगर वो सो रहे हैं तो उस टाइम पर भी दिक्कतें कई बार यहाँ पर फेस करनी पड़ती हैं। तो मतलब ये इतनी सारी दिक्कतें हैं। ये तो नॉइस पोल्यूशन बता दिया। वैसे वाटर पोल्यूशन के बारे में आप लोग जानती हैं, पानी जो है जो जिसकी वजह से हीट होता जा रहा है, वो दिक्कत आप लोगों को देखने को मिलती हैं। तो मेरीन जो आज की डेट में जो एक इन्वायरमेंट है या फिर लाइफ है, तो उनकी लाइफ जो है वो उनकी खस्ता हालत यहाँ पर हो चुकी है। खुद देखो यहाँ पर ये नॉइस की फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, इनकी खुद की फ्रीक्वेंसी है, तो इसकी वजह से कई बार ये रास्ता भटक जाती हैं। इवन अगर कई बार ये खाने की तलाश में जा रही होती हैं तो अपना खाना भी इनको जो है वो कई बार नहीं मिल पाता है।
तो सोचो यहाँ पर कि क्या सिचुएशन आज के डेट में हम इंसानों की वजह से ये जो जीव जंतु हैं ये फॉलो कर रहे हैं, इनको बेसिकली झेलनी पड़ रही है। बोला ये जाता है कि अगर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से मैं आप लोगों को बात करूं, डेसिबल में बेसिकली नॉइस नापा जाता है। पहले तो आप लोग ये याद रखिएगा, नॉइस नापने की जो यूनिट है वो क्या है, वो है डेसिबल। इतना तो कम से कम आप लोगों को माइंड में याद रखना है कि नॉइस जो है वो डेसिबल में नापा जाता है, ठीक है। बेसिकली पोल्यूशन कितना होता है उसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा, जिससे कि आप लोग समझ सकते हैं। अभी रिसेंटली एक स्टडी की गई थी, उस स्टडी को यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम ने किया था और टाइटल था उसका एनुअल फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 की। जब वो स्टडी 2022 में पब्लिश की गई तो उस टाइम पर यहाँ पर ये जो यूएनईपी के द्वारा ये बोला गया कि दुनिया में सबसे ज्यादा नॉइस पोल्यूटेड आप लोगों को देखने को मिलता है बांग्लादेश की कैपिटल ढाका के अंदर में, जिसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है डेसिबल में जब हम लोग नाप कर रहे थे यहाँ पर, तो 119 डेसिबल उनके द्वारा बोला गया है, 119 डेसिबल। दूसरे नंबर पर हमारे देश की एक उत्तर प्रदेश के अंदर सिटी है जिसका नाम है मुरादाबाद। मुरादाबाद का जो है यहाँ पर दूसरे नंबर पर सेकंड नॉइसेस्ट सिटी उसको बोला गया और उसमें जो वैल्यू थी वो थी 114, ये आप लोग बोल सकते हैं। अगर नॉर्मल तरीके से आप लोगों से पूछा जाए कि एक इंसान जो है, मतलब अगर जैसे मान लीजिए मैं आप लोगों के पास में बैठा हूं और कान में फुसफुसा रहा हूं, ठीक है, तो वो वाली जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी कितनी होती है, उसकी इंटेंसिटी होती है लगभग 20 डेसिबल। यानी कि नॉर्मल तरीके से अगर आप लोग बातें कर रहे हैं, उसकी जो इंटेंसिटी है उसके साथ में आप लोग इसको कंपेयर करके देखो ये कितना गुना है। माना यह जाता है कि अगर कोई इंसान जो है वो 85 डेसिबल से ज्यादा नॉइस में अगर कुछ टाइम तक रह ले तो उसके लिए वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है, उसके लिए वो इतना बड़ा खतरनाक हो सकता है जिसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की थी। उस इंसान को हार्ट अटैक आ सकते हैं, वो पर्टिकुलर जो इंसान है उसको सुनना बंद हो सकता है, वो पर्टिकुलर इंसान जो है उसको नींद न आने की बीमारी हो सकती है, उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम यहाँ पर हो सकती है। तो नॉइज जो है वो इतना ज्यादा खतरनाक होता है, इसलिए आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जो लोग शहरों में रहते हैं अगर वो गांव में चले जाते हैं तो उनको लगता है वाह यार कहाँ आ गए जन्नत में, तो वो वाली फीलिंग आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। क्योंकि पोल्यूशन की प्रॉब्लम, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये इतने कॉमन है कि इनके बारे में तो आज के दिन में लोग ये मानते हैं यार ये तो रहने वाली हैं, इनके बारे में क्या ही बात करना। उन्हें कहते हैं कि किसी झूठ को इतनी बार बोल दो कि वो सच लगने लगे। तो ये भी ऐसे ही हो गए कि ये पोल्यूशन वगैरह इतनी ज़्यादा बार लोगों ने सुन लिया कि इनको लगता है कि यार ठीक है यार ये तो रहेंगे ही। अगर बात करें, ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर जो ये जानवर हैं इनको यही प्रॉब्लम आप लोगों को देखने को मिल रही है। वैसे अगर पानी के अंदर में जो खुद की भी पानी की भी वॉइस होती है, पर लेकिन जो खुद की जो नेचुरल चीज़ें होती है ना उसको हील करने का काम करती है, उसको सुधारने का काम करती है। अगर पानी चल रहा है उसकी वॉइस है, वो आप लोग समझ सकते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा समुद्र में देखा नहीं, छाल जो है उसकी लहरें जो है वो उठ कर आती हैं, तो वो उसको कहीं ना कहीं हील करने का काम करती हैं। वो उनके लिए एक पैटर्न में उनको देखने को मिलती है, उसके वो हैबिचुअल रहते हैं, वहाँ पर वो बढ़ते हैं और बड़े होकर चलते हैं। पर लेकिन जब यहाँ पर इस तरीके की घटनाएं घटती हैं वो उनके लिए खतरनाक हो जाती हैं जब कोई ऐसा एरिया आप लोगों के यहाँ पर सामने निकल कर आता है। तो इसके ऊपर काम करने की जरूरत है। अंडर वाटर साउंड जो प्रेशर है वो काफ़ी लार्ज स्केल पर यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर में, खासकर इंडियन वाटर के अंदर में, उसकी जो रेंज बोली गई है वो 102 से लेके लगभग 115 तक यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कि एवरेज नजर आता है यहाँ पर, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से इंपैक्ट डालने वाला है। और अगर इसी के साथ में मैं आप लोगों से बात करूं, ईस्ट कोस्ट के साथ में वेस्ट कोस्ट के साथ में अगर आप लोग कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। वेस्ट कोस्ट पे आप लोगों को ईस्ट कोस्ट के कंपेयर में अगर आप लोग देखेंगे स्लाइटली हायर देन द वेस्ट कोस्ट, यानी कि ईस्ट कोस्ट में ज़्यादा है यहाँ पर ये नॉइस एज कंपेयर टू वेस्ट कोस्ट में, ये भी आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी ऑफ शिफ्ट है आप लोग खुद देखो, आप लोग, मुझे तो ये चीज़ें मैंने फील की है जब मैं बेसिकली अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रहा था। मेरा हॉस्टल ऐसी जगह था कि वहाँ से ट्रेन जाया करती थी, ठीक है। तो मतलब स्टार्टिंग में तो मैंने कहा यार यहाँ तो मतलब सोया भी नहीं जाएगा, पर लेकिन कुछ टाइम बाद ऐसे हैबिचुअल हो जाता है कि ट्रेन आ रही है जा रही है पता भी नहीं चल रहा है, ठीक है। तो वो एक तरीके से जो माइंड है ना उसको अडेप्ट कर लेता है कई बार यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग देखते हैं कि ह्यूमन के नेचर में है ये सारी चीज़ें, अगर इनको आप लोग समझने की कोशिश करोगे, यानी कि कई बार जो चीज़ें रिपीटेडली होती रहती है, इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा हरकतें जो है इंसान अगर कोई करता रहे तो कई बार उसको लोग इग्नोर करना स्टार्ट कर देते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते। आप लोगों ने शायद एक कहानी सुनी होगी बचपन में, कई बार आप लोगों ने वो कहानी सुनी होगी कि एक गाँव में एक बच्चा रहता था। तो बेसिकली गडरिया था वो चिल्लाया एक बार शाम को कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। सारे गांव वाले जो है लाठी वगैरह लेकर पहुंच गए वहां पर कि भेड़िया आ गया, भेड़िया आ गया। पर लेकिन हुआ क्या, उसने फिर बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था, ठीक है। ऐसा ही एक दो बार और हुआ, पर लेकिन एक बार क्या हुआ, सच्ची में भेड़िया आ गया और वो चिल्लाता रहा और कोई नहीं आया और उसको खाकर चला गया, ठीक है।
तो यही सिचुएशन आप लोगों को यहाँ पर कई बार देखने को मिलती है। तो यानी कि जो चीज़ें आप लोग नॉर्मली रेगुलर सुनते रहते हैं ना, उसमें कई बार आप लोग बोलते हैं ये हो गया वो हो गया, मतलब चीज़ें इतनी बोलो ज़िंदगी में जितनी ज़रूरी हैं। सामने वाला अगर कोई है, मतलब घर वालों को बोले, तो आप लोग की बातों में वेटेज होना चाहिए कि इसने कुछ बोला है तो ये करेगा, यानी कि बस बातों पे बातें किए जा रहे हैं और फिर रियलिटी में जो रिजल्ट है वो निकल के नहीं आ रहे हैं। ये तो बोलो मत, जितना बोला है फिर उसको करो। तो ये चीज़ें आप लोगों को अपनी ज़िंदगी में भी उतारनी पड़ेगी, ताकि आप लोग जो है एक अच्छे एक तरीके से आप लोग की बात के अंदर वेटेज लगे, लोगों के हाँ ये बोलता है तो वो करता है। तो जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि यहाँ पर इंसानों को कितनी सारी प्रॉब्लम देखने को मिलती हैं, सेम प्रॉब्लम जो है यहाँ पर जानवरों को भी देखने को मिल रही हैं। उनके साइकोलॉजिकल फंक्शन पर इंपैक्ट पड़ रहा है, उनकी जो डेथ भी हो जा रही है कई बार इसकी वजह से। यहाँ पर एक तरीके से नहीं, जो यहाँ पर जानवर है उसकी हियरिंग अगर एक तरीके से लॉस हो गया, डैमेज हो गया, वो सुन ही नहीं पा रहा है, तो उसको बहुत सारी प्रॉब्लम भी यहाँ पर फेस करनी पड़ जा रही है। जो ये बातें मैंने अभी आप लोगों को सारी बताई हैं, ये ऐसा नहीं कि अभी हो नहीं रही है। 250 के करीब यहाँ पर ऐसी हरकतें देखने को मिली थी 2016 में तमिलनाडु के बीच पर। 150 के करीब मछलियां यहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम में आप लोगों को देखने को मिली थी पूरी यहाँ पर उड़ीसा के बीच पर। और सेम कंडीशन आंध्र प्रदेश में कछुओं की आप लोगों को देखने को मिली थी यहाँ पर 2021 में। यानी कि टाइम टू टाइम ऐसी हरकतें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं यहाँ पर, जब कोई ऐसी सिचुएशन निकल कर आ रही है। और अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्ट डेवलप किए जा रहे हैं, आप लोग समझ सकते हैं। हम लोग बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंट लेकर चल रहे हैं। तो डेवलपमेंट इसीलिए कहते हैं, जब भी कोई निबंध भी लिखने के लिए आता है तो वो आप लोग कहते हैं कि इन्वायरमेंट वर्सेस डेवलपमेंट की वो बात करते हैं। यानी कि डेवलपमेंट ऐसा करो कि इन्वायरमेंट के साथ में सिंक्रोनस वे में चले। अगर इन्वायरमेंट को बर्बाद करता हुआ डेवलपमेंट होगा तो फिर दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इसलिए बैलेंस बनाने की बात हमेशा की जाती है वहां पर भी। क्या इसके ऊपर कभी कोई काम नहीं किया गया है कि यहाँ पर अगर मैरीन लाइफ कोई थ्रेट में है, यहाँ पर कोई पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, तो इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है क्या? कहीं ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर काम नहीं हुआ है। आप लोग ऑलरेडी यहाँ पर देख सकते हैं ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन GPA, इसी के साथ में मार्पोल कन्वेंशन 1973, लंदन कन्वेंशन 1972, वो यहाँ पर इसी एरिया से रिलेटेड है। अगर कोई एक्सीडेंट की वजह से कोई प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, कोई भी ऐसी यहाँ पर हरकतें देखने को मिल रही है, फ्रेश वाटर की कोई इस तरीके से यहाँ पर जो मैरीन इन्वायरमेंट है उसके साथ में कोई दिक्कतें देखने को मिल रही है, तो इससे रिलेटेड ऑलरेडी ये कन्वेंशन आप लोग के सामने है। और हमारे देश में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है, कोस्टल रेगुलेशन जोन है, सेंट्रल फॉर मेरीन लाइव रिसोर्सेज एंड इकोलॉजी है यहाँ पर, ये है। और एक प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिसको बोलते हैं यहाँ पर, ये भी आप लोग यहाँ पर याद रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्या है, यहाँ पर ये बेसिकली गोयल लिटर के नाम से यहाँ पर आप लोग इसको बोल सकते हैं। ये एक पार्टनरशिप है कि कैसे जो मैरीन पोल्यूशन है उसको हम लोगों को कम करना है। इंटरनेशनल लेवल पर इसके लिए मुहिम चलाई जा रही है, क्योंकि ये ऐसी प्रॉब्लम है जिसके बारे में अगर अभी बात नहीं हुई तो ये जीव जंतुओं के लिए खतरनाक सिचुएशन क्रिएट करने वाली है। आप लोग खुद सोचो, अगर कोई जीव जंतु जो ओशन के अंदर में रहते हैं अगर वो बर्बाद होने लगे तो जो क्या आप लोगों को लगता है कि पृथ्वी पर जो इंसान रह रहे हैं वो बच जाएंगे? कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है। हेल्दी ओशन, हेल्दी पीपल, ये आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि हम लोग सारे एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड हैं। हमारी और जो बेसिकली ओशन या फिर धरती पर इंसान या फिर जंगल, ये सब एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। इसीलिए ये अभी कॉन्सेप्ट लेकर आए कि वन वर्ल्ड और वन हेल्थ के बारे में यहाँ पर बात की जा रही है, क्योंकि अभी बहुत सारी ऐसी जूनोटिक बीमारी देखने को मिली जो कि जानवरों से इंसानों में लग रही है। तो पहले ये चीज़ें बड़ी रेयरली रहती थी, कभी कभी ऐसी चीज़ें देखने को मिल रही थी। अभी फ्रीक्वेंटली इतनी सारी बीमारी निकल कर आ रही है जिसकी कुछ हद नहीं है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जरूरी हो गया है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने बोला है कि भाई साहब जाग जाओ, उठ जाओ, इन चीज़ों के ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट करना स्टार्ट करो। खुद वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसके ऊपर प्रोग्राम चलाने की बात की है और इसमें दुनिया को बुलाया है कि इससे पहले कि कोई दूसरा ऐसा पेंडेमिक आए, अब की बार सबको यहां से मिटा के चला जाए, तो उससे पहले आप लोगों को सुधर जाना चाहिए। पता चला फिर से पृथ्वी पर से जो है इंसान खत्म हो गए, तो इसके लिए मिलकर काम करने की भी मुहिम लगाई जा रही है, ठीक है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, इसके बारे में कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। जो चीज़ें आप लोगों को बताई वो सारी एक तरीके से, ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जो आप लोगों से पूछे जा चुके हैं टाइम टू टाइम, डेसिबल के बारे में, कहाँ कहाँ पर पोल्यूशन, ये सारी चीज़ें। तो ये इस तरीके से आप लोगों से कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी क्वेश्चन होंगे उसको अटेम्प्ट करते हैं, देखता हूँ कितने अच्छे से आप लोगों ने चीज़ों को सुना है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जो बातें आप लोगों को पढ़ाई है उसी से रिलेटेड है, तो पता चलेगा कितने शानदार तरीके से आप लोगों ने डिस्कशन सुना है। वैसे टफ नहीं है, बड़ा ही आसान सा है, देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है पर लेकिन आसान क्वेश्चन है, समझ में आएगा जैसे बताऊंगा। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया है कि जो हमारे देश में नहीं ऑल ओवर वर्ल्ड की बात की जा रही है, जो वैश्विक महासागर में आज के डेट में जो शोर देखने को मिलता है उसका स्तर जो है वो रेगुलर यानी कि निरंतर जो शिपिंग यानी कि जहाजों का जो मूवमेंट है उसकी वजह से काफी ज्यादा यहाँ पर नॉइस पोल्यूशन यहाँ पर ओशन यानी कि समुद्र के अंदर में देखने को मिलता है। पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया।
दूसरी स्टेटमेंट में यहाँ पर ये बोला गया कि जो वेस्ट कोस्ट है यहाँ पर स्लाइटली हायर है एज कंपेयर टू ईस्ट कोस्ट के। यहाँ पर ये बोला गया 20 डेसिबल यहाँ पर है, इसको यहाँ पर आप लोग 1 माइक्रो पास्कल भी बेसिकली बोल सकते हैं। नेक्स्ट बोला गया यहाँ पर तीसरी स्टेटमेंट में जो फ्रीक्वेंसी है सिपिंग, जो यहाँ पर सिप की, वो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी, वो कई बार क्या करती है, वो ओवरलैप कर जाती है जो मैरीन स्पीसीज है, यानी कि समुद्र के अंदर में जो जीव जंतु रह रहे हैं उनके साथ में, जिसकी वजह से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं कई बार और अपना रास्ता भी भटक जाते हैं। और इसी को आप लोग क्या कहते हैं, मास्किंग बोलते हैं बेसिकली इसको। तो ये शब्द भी आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, 1 2 2 3 1 3 या फिर ऑल ऑफ द अबोव? ए बी सी या फिर डी? आंसर क्या है आप लोग को ये बताना है। अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर सेफगार्ड मेरीन इकोसिस्टम के बारे में बात की थी, कौन कौन से इनिशिएटिव है। तो ग्लोबल प्रोग्राम ऑफ एक्शन जीपीए, मार्पोल कन्वेंशन 1973, लंदन कन्वेंशन 1972। तो इनकरेक्टली कौन सा मैच है ये आप लोग को बताना है। ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर, ऑल 3 पेयर या फिर नन ऑफ द अबोव पेयर? तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताइए। दोनों क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए वीडियो को पॉज कर फिर मैं आप लोग को बताता हूं दोनों के आंसर। पहला जो क्वेश्चन है दोस्तों, यहां पर मैंने बड़ी ही शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया था कि ईस्ट पर ज्यादा है वेस्ट पर कम है, ठीक है, इसका अपोजिट लिख दिया गया यहां पर। तो ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गई, ये दोनों करेक्ट है, आंसर आप लोगों का सी हो गया। अभी जो मैंने आप लोगों को यहां पर समझाया है, यहां पर क्या होता है, जैसे मैंने बताया था कि ओवरलैप कर जाती है फ्रीक्वेंसी यहां पर, और इसकी वजह से कई बार अपने डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाते हैं, एक दूसरे के साथ में संपर्क भी नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी इनको प्रॉब्लम झेलने को मिल जाती है यहाँ पर मछलियों को। तो ये दिक्कतें आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। तो इसकी वजह से यहाँ पर ये दिक्कतें निकल कर आती हैं और इसको यहाँ पर मास्किंग कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ द शिप अंडर वाटर जो सेल्फ नॉइस है, उसी के साथ में जो यहाँ पर जो भी यहाँ पर मशीन वगैरह है जो वाइब्रेट करती है, तो ओवरलैप कर जाती है मैरीन स्पीसीज के साथ में जो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिलती हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको यहाँ पर आप लोग क्या बोलते हो, इसको मास्किंग बोला जाता है। ठीक है, तो कम्युनिकेशन फ्रीक्वेंसी इन द लो फ्रीक्वेंसी रेंज जो लेस देन 500 हर्ट्ज है, तो इसमें यहां पर ये इशू ज्यादातर देखने को मिलता है। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है, कि ये मास्किंग क्या है बेसिकली। तो ये जो पिक्चर मैंने आप लोगों को बताई थी यहाँ पर, ये मास्किंग यहाँ पर देखने को मिलती है जब ये ओवरलैप करते हैं और इनकी दिक्कतें यहाँ पर निकल कर आती है। तो एक कॉन्सेप्ट भी आप लोगों से डायरेक्ट पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी ये जो है इनकरेक्ट पूछा गया तो याद रखिएगा, इनको करेक्ट मैच कर लेना। ये सारी की सारी स्टेटमेंट आप लोगों के सामने, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। दो यहां पर अपोजिट कर दी गई हैं, जिसकी वजह से यहां पर दो इनकरेक्ट हो गई। तो आंसर क्या हो गया, बी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग यहां पर देखते हैं, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए। अगर आप लोग सीरियस कैंडिडेट हैं और आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग रेगुलर करते हैं, तो यहां पर आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी रहता है पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड। तो बोला गया कि एग्जामाइन करना है द इशू जो ऑफ द मेरीन पोल्यूशन विद द स्पेशल जो फोकस है ऑन द प्लास्टिक। एक तो ये भी क्वेश्चन अलग हो सकता है कि प्लास्टिक पोल्यूशन जो है ओशन में, उसके बारे में आप लोगों को लिखना है। दूसरा क्वेश्चन यहां से निकल के आ सकता है कि मेरीन पोल्यूशन इज सेड टू बी द अफेक्टिंग नॉट ओनली मेरीन लाइफ बट लाइफ ऑफ ह्यूमन एज वेल, यानी कि इंसानों को भी वो इंपैक्ट कर रहे हैं, ना कि आप लोगों को बोले कि जानवरों को ही इंपैक्ट कर रहे हैं। तो इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है। तो दो क्वेश्चन अलग अलग आप लोग बोल सकते हैं, या फिर अगर ढंग से लिखना चाहे प्लास्टिक के बारे में भी, तो आप लोग यहां पर मेंशन कर सकते हैं, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। एक एक पॉइंट जो है वो माइंड में क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। तो कैसा लगा टॉपिक जरूर बताना, कोई डाउट तो नहीं है ये भी बताना। अगर डाउट है तो पूछ लेना, क्योंकि साथ में डाउट लेकर नहीं है जाना, ठीक है। यहां पर आ गए हो तो डाउट छोड़कर जाना। फीडबैक जरूर देना, जैसा भी लगा लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं। दोस्तों अगर आप लोग गांव से रहते हैं, गांव से बिलोंग करते हैं, तो ये चीज़ आप लोग और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे कि गांव में जिस भी घर में आप लोग जाएंगे वहाँ पर आप लोग कोई ना कोई जानवर देखने को मिलेगा, गाय, भैंस, बैल या फिर झोटा सांड जिसको आप लोग नॉर्मली बोलते हैं। तो ये एक तरीके से किसानों की लाइफ का पार्ट है। इनके बिना किसान जो है एक तरीके से अधूरे हैं, और कई सारे किसान तो बिल्कुल ऐसे हैं कि इनको अपनी फैमिली का भी पार्ट मानते हैं, इस तरीके से जानवरों को रखते हैं। पर लेकिन कई बार यहाँ पर जो जानवर हैं उनमें कई सारी बीमारियाँ देखने को मिलती है, वो भी एक दिक्कत निकल कर आती है। पर लेकिन यहाँ पर आज बीमारी के बारे में बात नहीं करेंगे, ये पीआईबी के द्वारा एक इन्फॉर्मेशन दी गई बड़ी ही इंपॉर्टेंट, इसके बारे में आप लोगों से बात करूँगा। ये पर्टिकुलर जो आर्टिकल है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जीएस पेपर 2 में जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव है उसके साथ में कनेक्ट कर आप लोग इस आर्टिकल को देख सकते हैं। अभी हुआ क्या, एक रिसेंटली एक सेरेमनी देखने को मिली जिसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनिमल ब्रीड है, यानी कि जो जीव जंतु हैं उनकी जो नस्ल है उसके बारे में, उसके सर्टिफिकेशन के बारे में यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक सेरेमनी देखने को मिली। और इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर जो सेरेमनी है ये कंडक्ट कराई गई।
तो ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी रही, यहाँ पर इसके बारे में बहुत सारी बातें की गई, क्योंकि आज की डेट में हम लोग जानवरों को अपने से अलग कर कर नहीं देख सकते, वो हमारी लाइफ का पार्ट है। उसी तरीके से हम लोग उनको अंडरस्टैंड करके समझ के आगे बढ़ रहे हैं आज के टाइम पे। तो इसीलिए इस तरीके की समिट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। सबसे बड़ी बात तो यहाँ पर यह है, अगर एनिमल के बारे में आप लोग बात करें, वो एग्रीकल्चर का एक इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि एनिमल जो है उसको आप लोग अलग करके नहीं देख सकते एग्रीकल्चर के साथ में। और हमारा देश जो है, जो कि एक रिच लाइव जो बायोडाइवर्सिटी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी लाइव स्टॉक की, हमारे देश में सबसे ज़्यादा है। इसी के साथ में इसका इकोनॉमी के अंदर में जो कंट्रीब्यूशन है उसको भी कोई डिनाई नहीं कर सकता है यहाँ पर। और ये जो बढ़ रहा है अभी यहाँ पर, ये हर साल के हिसाब से अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर 7.9% के हिसाब से यहाँ पर 2014-15 से 20-21 तक का कांस्टेंट यहाँ पर आप लोगों को चीज़ें जो है उभरती हुई नजर आई। इंपॉर्टेंट बात क्या है, हमारे फूड सिस्टम का भी पार्ट है। बिना इसके आप लोग फूड सिस्टम को एक तरीके से सोच भी नहीं सकते। जैसे दूध हो गया, घी हो गया, छाछ हो गई, मक्खन वगैरह, आइसक्रीम वगैरह जो बनाई जा रही हैं आज के डेट में, ये जितनी भी मिठाइयाँ वगैरह आप लोग इस्तेमाल करते हैं आज के डेट में, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इसी के साथ में कनेक्टेड है। इसी के साथ में जो रूरल एरिया है, गाँव वाला एरिया है, वहाँ पर एक अच्छा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का काम करता है। गांव वाले एरिया में तो आप लोग बोल सकते हैं कि रोजगार जो है वो इन्हीं से होता है। अपना दूध वगैरह बेच के काम चला लिया, या फिर कई सारे लोग ऐसे भी करते हैं, जैसे नहीं, भैंस पाल ली और भैंस पाल ली, फिर उसके बाद में उसके जो बच्चे हुए फिर उसको बेचा, इस तरीके से एक व्यापार करते हैं। और आज के डेट में भैंस का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा हाई आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि आज के डेट में देख सकते हैं जो भैंस है वो 1-1 लाख तक की आराम से मिल रही है, अगर आप लोगों ने ये चीज़ें नोटिस की है। क्योंकि जब भी मैं घर पे बात करता हूँ तो नॉर्मली बात होती रहती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले पापा जी बोले थे कि भैंस लेके आनी है, पुरानी भैंस जो है वो दूध नहीं दे रही है अभी, ठीक है। तो जैसे उसको चेंज करने की बात आती है तो मतलब आराम से 1 लाख के एयर फेयर में जो है पड़ जाती है। एक टाइम ऐसा हुआ करता था कि मतलब 30-40 हज़ार रुपये की बेसिकली भैंस आराम से मिल जाया करती थी। पर लेकिन फिलहाल के टाइम पर लोग जो हैं वो कहीं ना कहीं आप लोग देखते हैं कि पैटर्न में चेंज होता हुआ आ रहा है। गाय भैंस रखना ये बहुत ही मेहनत का काम होता है। मैं इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊं, जैसे हमारी मम्मी वगैरह हैं वो तो फिर भी यहाँ पर गाय भैंस रख ले रही हैं और हम लोग को गाय भैंस का बेसिकली प्योर दूध घी जो है खाने को मिल जा रहा है। जो हमारे वाली जनरेशन है ना, वो इस चीज़ को जो है काफ़ी हद तक एक तरीके से नहीं फॉलो करने वाली है, जैसे आप लोग देख रहे हैं। और जो हमसे नेक्स्ट वाली जनरेशन है उनके लिए तो ये कहानियों में उनको सुनने को मिला करेगा, अच्छा घर में ऐसे गाय भैंस हुआ करती थी। आने वाली जनरेशन का देखना क्या हाल होने वाला है अभी यहाँ पर। तो ये ऐसा नहीं कि गलतियां हैं उनकी, ऐसा नहीं कि कोई गलती है किसी चीज़ से, कुछ इकोनॉमी ही इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो रही है, इस तरीके से चेंज हो रही है कि एक तो फैमिली जो है वो न्यूक्लियर फैमिली होते जा रही है। दूसरा, गांव में रहना ये एक तरीके से जिस तरीके फैसिलिटी और अपॉर्चुनिटी शहर में है उसके कंपेयर में आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस नजर आता है। लोग जो है आज के में बच्चा पैदा हुआ नहीं उसको सोचते हैं कि शहर में किसी इंग्लिश मीडियम में जो है वो बच्चे का एडमिशन होना चाहिए। तो आज की डेट में जो टेंडेंसी है, बोलते तो है कि हिंदी बोलो हिंदी बोलो, पर लेकिन अगर आप लोगों से बोलो कि आप लोग कल को सेलेक्टेड होकर यूपीएससी में चले जाओगे, क्या आप लोग अपने बच्चों को किसी हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाओगे? तो कहने के लिए हाँ भले ही कर दे कोई, पर लेकिन मानता नहीं कि मैं कोई जल्दी से इसके लिए एक्सेप्ट भी करेगा इस चीज़ को। यानी कि हर एक इंसान को जो है आज के डेट में इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है, पर लेकिन अगर बात करें तो सरकारी जॉब चाहिए, यानी सरकारी स्कूल में पढ़ना नहीं है पर सरकारी जॉब चाहिए। तो ये कंडीशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है और ये गलती नहीं है किसी की, ये ऐसा आप लोगों को समाज का ताना बाना यहाँ पर देखने को मिलता है। जब तक किसी चीज़ पर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते तब तक ऐसा पैटर्न आप लोगों को चलता हुआ नजर आता है। तो गांव में जो एम्प्लॉयमेंट का काम कर रहा है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, रूरल इकोनॉमी का ये काफ़ी बड़ा पार्ट आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है एक तरीके से। और यही फिर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा नेशनल लेवल पर इसका कंट्रीब्यूशन निकल कर आता है। खासकर अगर बात करें एम्प्लॉयमेंट के बारे में तो बोलता है कि 80 मिलियन के करीब जो एम्प्लॉयमेंट है वो फार्मर एक तरीके से डेयरी सेक्टर जो है वो डायरेक्टली यहाँ पर प्रोवाइड कराता है। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। आप लोग खुद सोचा आज के डेट में मदर डेयरी के थ्रू कितने सारे लोग हैं, जो जितनी भी सारी मतलब डेयरी है, मदर डेयरी हो गया, अमूल हो गया, आनंदा हो गया, इतने सारे मिल्क के ब्रांड है, इतनी सारी चीज़ें यहाँ से बन रही है। तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कितने सारे लोग जो हैं इस पर्टिकुलर काम धंधे के साथ में कनेक्टेड है, तो यहाँ से आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो जब मैं जानवरों के बारे में बात कर रहा हूँ तो ये बस जानवरों की बात नहीं रह गई है, ये यहाँ पर उसके कनेक्टेड जो लोग हैं उसकी भी बात यहाँ पर हो जाती है। तो जानवरों के बारे में एक एनालिसिस किया जा रहा है, उनके रजिस्ट्रेशन के बारे में। तो इंडिजिनस लाइव स्टॉक स्पीसीज के बारे में बात की जा रही है, मतलब जो स्वदेशी पशुधन प्रजाति, आप लोग इसको हिंदी में बोल सकते हैं। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा अभी यहाँ पर एक बात बोली गई कि 10 नई ब्रीड जो है वो लाइव स्टॉक स्पीसीज में रजिस्टर की गई हैं, मतलब नई स्पीसीज यहाँ पर हमारे द्वारा बनाई गई है। हमारे देश के जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं कि अच्छे लेवल पर
इन चीज़ों की स्टडी करते हैं। और फिर कई सारे आप लोगों ने सुना होगा कि मिक्स ब्रीड भी यहाँ पर देश के अंदर में देखने को मिलती है, जैसे कैटल, बफेलो, गोट और पिग, ये प्रजातियां आप लोगों को देखने को यहाँ पर मिलती हैं इसके अंदर में। जैसे अगर बात करूं तो यहाँ पर यह है कथनी कैटल। कथनी कैटल जो है महाराष्ट्र के अंदर में, इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है सांचोरी। सांचोरी कैटल ये राजस्थान के अंदर में, ये मैच करने के लिए भी आप लोगों से पूछा जा सकता है, ठीक है। मासिलुम कैटल आप लोगों को देखने को मिलेगा मेघालय के अंदर में। तो 3 तो कैटल की नई जो जातियां यहाँ पर, इनके ब्रीड जो है वो ऐड की गई है देश के अंदर में। बुफेलो के बारे में जब बात करूं तो यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है बेसिकली पूर्णथाड़ी। पूर्णथाड़ी बुफेलो यानी कि भैंस, ये महाराष्ट्र के अंदर में। इसके बारे में तो मैं कुछ एक्स्ट्रा भी बातें आप लोगों को बताऊंगा। इसके साथ में फिर गोट यानी कि बकरी के बारे में हम लोग देखेंगे। 2 है यहाँ पर। जैसे गोट के बारे में अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो कौन सी गोट है यहाँ पर, इसके बारे में मेंशन किया गया, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये गोट है जिसका नाम है सोजत गोट, सोजत बकरी बोल सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट यहाँ पर देखने को मिलेगी कारोली गोट यानी कि कारोली बकरी। नेक्स्ट यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी गुजरी गोट, गुजरी बकरी, ठीक है। पिग के बारे में बात करें तो आप लोगों को बांदा पिग देखने को मिलेगा, जो कि झारखंड के अंदर में। मणिपुरी ब्लैक पिग, जो कि मणिपुर के अंदर में नाम से ही निकल कर आ रहा है। इसी के साथ में बात की जा रही है वाक, वाक, वाक चिबिल पिग, वाक चिबिल पिग बोलेंगे बेसिकली इसको, ठीक है, या चेम्बली बोलेंगे बेसिकली, ठीक है। तो ये मेघालय के अंदर में, तो ये मैच करने के लिए भी आ जाता है। तो ये 2 काफी इंपॉर्टेंट है जो रिसेंटली अभी न्यूज में था, इसके बारे में आप लोगों से बात करूंगा। एक तो है गुजारी, ठीक है, ये गोट है जो कि मैंने अभी आप लोगों से डिस्कस की। और दूसरा है यहाँ पर बफेलो, बफेलो का नाम था यहाँ पर पूर्णथाड़ी, ठीक है। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर जो बफेलो है, ये नॉर्मली काली भैंस आप लोगों ने देखी है, ठीक है, पर लेकिन ये नई ब्रीड अभी बनाई गई 2022 में। इसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों से डिस्कस किया था लास्ट ईयर भी। ये नई जो ब्रीड है, ये जो आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये आप लोगों को थोड़ी सी व्हाइटिश कलर में यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काले नहीं, काला बक्सर भैंस बराबर, कुछ ऐसी बातें बोलते थे, तो वो अभी मुहावरा चेंज होने वाला है, ठीक है। तो भूरा अक्सर भैंस बराबर होने वाला है। तो ये नई जो प्रजाति अभी निकल कर आ रही है, ये हमारे देश में बेसिकली महाराष्ट्र के अंदर में आप लोगों को देखने को मिलेगी। और अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आ जाती है। तो लगभग 3 किलो पर डे के हिसाब से यहाँ पर दूध देती है, आप लोग इस तरीके से देख सकते हैं। ऐसे ही बकरी के बारे में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा, कहाँ कहाँ पर पाई जा रही है राजस्थान में, उसके बारे में बताया गया। कितना एवरेज वेट है इसका, एवरेज मिल्क कितना है, तो जितना ये दे रही है लगभग 3, इसका आधा लगभग दे रही है 1.6 kg, ठीक है। एवरेज अगर यहाँ पर एक तरीके से लैक्टेटिंग के बारे में बात करें, कितना एवरेज यहाँ पर होता है, और रजिस्ट्रेशन इसका भी 2022 में किया गया। तो ये नई जो प्रजातियां ब्रीड जो हैं वो हमारे देश में इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर जो है रिसर्च के द्वारा स्टडी कर इनको ऐड किया गया है। तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। पर लेकिन कई बार क्या होता है, हम चीज़ें बोलते तो हैं यार ये सही है, ये ऐसा हो रहा है, वो सही, ये ऐसा हो रहा है, पर लेकिन उसमें कई सारे इश्यूज देखने को मिलते हैं। जैसे आप लोग यहाँ पर देखो, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी देखने को मिलेगी कि लाइव स्टॉक है तो ऊपर, लेकिन हम लोग ना तो उसको ढंग से काउंट कर पाते हैं, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इनफॉर्मल तरीके से हम लोग उसको देखते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर पूरा ही इनफॉर्मल तरीके से चलता है। किसके खेत में कितनी पैदावार आ रही है एक अंदाजा लगाया जाता है, एग्जैक्टली इन्फॉर्मेशन थोड़ी ना उसके बारे में कहीं पर। ये तो वो है कि गाँव में पटवारी वगैरह होते हैं, एक तरीके से वो थोड़ा सा एक तरह डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर उसको आगे चलकर हम लोग प्रस्तुत कर देते हैं, नेक्स्ट लेवल पर आकर फिर चलता रहता है। ऐसे ही एक एवरेज निकाल लेता है कि देश में कितनी पैदावार हुई होगी। तो ये एक सारे अंदाजे से चीजें चलती हैं, ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली एक दाना गिन रहे हैं जाकर कि कहाँ पर कितनी पैदावार हुई है। इसी के साथ में जैसे अभी जो गाय हैं उनसे रिलेटेड जो बीमारी आप लोगों ने देखने को मिली, भाई साहब कितनी खतरनाक बीमारी थी। नाम याद आ रहा है किसी को? देखता हूँ कौन नाम बताता है, नाम बताइए। उस बीमारी को मैंने बहुत ही कई बार पढ़ाया आप लोगों को। वो एक ऐसी बीमारी थी जिसकी वजह से गाय को हो गई तो गाय का बचना बिल्कुल मुश्किल हो गया था। और सबसे खतरनाक चीज़ ये थी कि उसकी कोई दवाई भी हाथ नहीं लग रही थी। तो बहुत सारी ऐसी बीमारी थी जिनको कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। इवन हमारी जो गाय थी, मैंने बोला था ताऊ जी के यहाँ पे गाय थी, बच गई जैसे तैसे करके, बहुत ही जद्दोजहद करनी पड़ी। वो घर के अंदर है, और कोई घर के अंदर ऐसा नहीं कोई बाहर से जानवर आया घर के अंदर मिलकर चला गया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल चारों तरफ को दीवार है, बिल्कुल घर में गाय है, उसको बीमारी लग गई। अब देख लो किस तरह की कंडीशन यहां पर देखने को मिल रही थी। इसी के साथ में कई बार सर्विस नहीं मिलती है, गांव में भी कई बार अच्छे डॉक्टर नहीं मिलते हैं, डॉक्टर मिल जाए तो दवाइयां नहीं मिलती हैं, और टाइम से नहीं मिलती हैं चीज़ें, तो ये बहुत बड़ी दिक्कतें देखने को मिलती हैं। तो इस तरीके से जरूरी है बहुत सारी ऐसी सर्विसेज जो कि प्रॉब्लम क्रिएट कर देती हैं, जब यहाँ पर नहीं मिलती हैं। कई बार कई सारे जानवरों की जान चली जाती है। आप लोगों को याद होगा मैंने पिक्चर शेयर की थी कि एक भैंस की जान चली गई थी घर में, उसके अंदर बच्चा भी था, बेसिकली वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। तो जब वो भैंस मर गई तो लगभग 15-20 मिनट तक बच्चे का दिल धड़कता रहा, ठीक है।
तो ये मैंने उसके ऊपर हाथ रख के देखा था जब मैंने आप लोगों को स्टोरी भी बताई थी। तो ये सिचुएशन देखने को मिल रही है, क्योंकि उस टाइम पर पूरी जद्दोजहद कर ली यार, कोई डॉक्टर नहीं मिला उस टाइम पर ढंग का, बाहर पास से जो डिस्ट्रिक्ट से भी डॉक्टर बुलाए गए पर लेकिन काम ही नहीं कर पाई चीज़ें। तो बहुत सारी ऐसी इश्यूज है, तो सर्विसेज की बहुत तकड़े वाली कमी देखने को मिलती है यहाँ पर। तो गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम है, जैसे एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसी के साथ में नेशनल लाइव स्टॉक मिशन है, इसी के साथ में लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल आप लोगों को देखने को मिलेगा, नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये बीमारियां कई बार यहाँ पर निकल कर आती है, इनसे रिलेटेड यहाँ पर इनिशिएटिव तो है, पर लेकिन इन रियलिटी में कितना हम लोग ढंग से उनको लेकर चल रहे हैं वो हम लोग को देखने को मिलेगा। नहीं, खुरपका मुंह पक्का बीमारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाती है। ये सारी चीजें हैं। जैसे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट में जब इंफ्रास्ट्रक्चर में बात करें, 3% यहाँ पर ये सबवेंशन इनके छूट देते हैं इंटरेस्ट में, ऐसा नहीं कि ये काम नहीं कर रहे हैं। ये मिशन है नेशनल लाइव स्टॉक मिशन, ये 21 से लेके 25 तक का है कि कौन कौन इसमें एंटरप्रेन्योर के तरीके से आ सकता है, ब्रीडिंग को कैसे इंप्रूव करना है, खासकर दूध दें और उसी के साथ चीज़ें अच्छी डेवलपमेंट होती चले। तो ये एक ब्रीडिंग का ही तो काम है। इस तरीके से यहाँ पर जो है नई लेवल की चीज़ें यहाँ पर देखने को आप लोगों को मिल रही है। तो काम किए जा रहे हैं, पर लेकिन वही है कि काम ऐसा हो कि रिजल्ट ढंग से दिखे तो अच्छी बात है। तो नई जो 10 स्पीसीज जो यहाँ पर ऐड की गई है, जो 10 ब्रीड, तो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा तरीका है, खासकर ऐसे टाइम पर जब यहाँ पर बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़े यहाँ पर जानवरों को, तो उसके अंदर कोई ना कोई डेवलपमेंट होता रहना चाहिए। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया यूपीएससी के द्वारा और कंफ्यूज करेगा आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर आप लोग जानते भी होंगे तो भी आंसर नहीं दे पाएंगे। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बोला गया है। बोला गया क्या है इसका मतलब, मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित खेती क्या है? कल्टीवेशन ऑफ द बोथ कैश एंड द फूड क्रॉप, यानी कि जो नगदी और खाद्य दोनों जो फसल हैं उनका यहाँ पर उत्पाद करना। दूसरा बोला गया यहाँ पर कि एक तरीके से कल्टीवेशन 2 और मोर क्रॉप इन द सेम फील्ड, यानी कि एक ही खेत में 2 या 2 से अधिक जो है बेसिकली क्रॉप यानी कि फसल उगाना। रेयरिंग ऑफ द एनिमल एंड द कल्टीवेशन ऑफ द क्रॉप टुगेदर, इन दोनों को साथ में लेकर चलना, ये है यहाँ पर। और नन ऑफ द अबोव, सही आंसर क्या है? A, B, C, F, D। तो आप लोग इसको कंफ्यूज मत करना। मिक्स्ड फार्मिंग के बारे में बात की जा रही है, आप लोग इसको मिक्स्ड क्रॉप के बारे में बेसिकली कंफ्यूज मत करना। मिक्स्ड क्रॉप यानी कि गेहूं लगा रखे हैं खेतों में, उसमें सरसों भी डाल दी, तो वो मिक्स्ड क्रॉप हो गया। मिक्स्ड फार्मिंग का मतलब क्या होता है? जब एनिमल और जो बेसिकली जो कल्टीवेशन की जा रही है क्रॉप की, वो यहाँ पर आप लोगों को यानी कि साथ साथ यहाँ पर देखने को मिले। रेयरिंग भी हो जाए उसमें, एनिमल अपना नहीं, एनिमल एक तरीके भेड़ बकरियां उसमें खाना अपना खा रही हैं, ये नहीं कहते कि भेड़ बकरियां उनमें बेसिकली अपना रियरिंग कर रही हैं, तो उनको जाकर वहां पर एक तरीके से अपना खाना ले रही हैं, तो वो वाली चीजें हैं यहाँ पर। तो दोनों चीजें साथ में यहाँ पर देखने को मिल जाती है। और ये ऐसा नहीं कि ये पैटर्न इंडिया में देखने को मिलता है, ये इंडिया, मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, चाइना, सेंट्रल ये यूरोप, इसमें भी आप लोगों को यहाँ पर ये पैटर्न देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं हमारे ही देश में ये। तो मिक्स्ड फार्मिंग एक काफी फेमस पैटर्न आप लोगों को यहाँ पर नजर आता है, खासकर ऐसे जो मैदानी इलाके हैं वहां पर तो बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है यहाँ पर। स्टेटस ऑफ इंडियाज लाइव स्टॉक सेक्टर के बारे में बात की जा रही है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये आप लोगों को बताना है। प्रोवाइड करता है एक स्टडी, जो यहाँ पर स्टडी और स्ट्रीम ऑफ द फूड एंड रेवेन्यू फॉर द हाउस होल्ड, पहली स्टेटमेंट में ये बोला गया। दूसरा बोला गया कि इंप्लॉयमेंट गांव वाले एरिया में ये काफी अच्छे लेवल पर प्रोवाइड कराता है। और सिंगल लार्जेस्ट एग्री जो कम्युनिटी है इन इंडिया, और ये कंट्रीब्यूट करता है 5% टू द नेशनल जो इकोनॉमी, और इंप्लॉयमेंट 80 मिलियन डेयरी जो फार्मर डायरेक्टली। करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। सारी की सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। डी जो अभी आप लोगों को यहाँ पर बताई है, कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए, बिल्कुल एक एक पॉइंट जो है माइंड में क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट जो है बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। ये एरिया इतना इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड डायरेक्ट क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछा यूपीएससी ने 2015 में। बात की जा रही है लाइव स्टॉक रियरिंग हैज ए बिग पोटेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग नॉन फार्म एम्प्लॉयमेंट एंड द इनकम इन द रूरल एरिया। तो डिस्कस करना है सजेशन सुटेबल मेजर क्या है इसको प्रमोट करने के लिए, ताकि एक तरीके से जो गांव वाले सेक्टर में भी एक अच्छी इकोनॉमी हम लोग डेवलप करके एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट कर सकें। तो एक अच्छा क्वेश्चन है यहाँ पर, यूपीएससी के द्वारा डायरेक्ट पूछ लिया। तो एनिमल जो है एक तरीके से वो पार्ट है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं इस पर्टिकुलर न्यूज से भी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और अगर आप लोग गांव वाले एरिया से आते हैं और आप लोग आगे चलते हैं बेसिकली इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, तो ये आप लोगों के लिए तो इंटरव्यू के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन निकल कर आ सकता है। खासकर एग्रीकल्चर से रिलेटेड या कोई से भी ऐसा एरिया होता है तो उसके साथ में आप लोग कनेक्ट जरूर करिएगा। अगर आप लोग बोलते हैं इंटरव्यू में कि मैं एक फार्मर यानी कि एक ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ खेती बाड़ी की जाती है, तो ये बड़ा ही नॉर्मल से क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से बन जाएंगे। तो इसको थोड़ा सा आप लोग और अच्छे से बेसिकली ध्यान रखिएगा। ओके, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अगर कंफ्यूजन हो तो उसको दूर करना है। दोस्तों काफी इंटरेस्टिंग यहाँ पर ये न्यूज है और इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम के पॉइंट ऑफ से, और डिफरेंट तरीके से कई बार क्वेश्चन भी पूछ ले जाते हैं। इस न्यूज को पर्सन ऑफ न्यूज है उसमें भी आप लोग यूज कर सकते हैं।
या फिर अभी आप लोगों को यहाँ पर कुछ बॉर्डर से रिलेटेड बातें बताऊंगा देश के बारे में, वो भी आप लोग जान सकते हैं। और एक पर्टिकुलर फोर्स के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर पता होना चाहिए जिसका नाम है बीएसएफ। जैसे कि नितिन अग्रवाल साहब जो हैं उनके बारे में बात की जा रही है, आईपीएस ऑफिसर केरला कैडर के अपॉइंट किए गए हैं डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ। तो यहाँ पर पर्सन इन न्यूज़ में क्या नाम हो गया, ये हो गया नितिन अग्रवाल, ठीक है। तो ये जो इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो है उनका नाम आप लोग याद रखिएगा कि डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यहाँ पर इनको अपॉइंट किया गया है। ये 1989 के बैच के आईपीएस ऑफिसर हैं यहाँ पर केरला कैडर के। तो आप लोग देख सकते हैं, आप लोग अगर अच्छे से प्रिपरेशन करेंगे अपनी यूपीएससी की तो आगे चलकर आप लोग इस तरीके से हेड बनते हैं किसी न किसी ऑर्गेनाइजेशन के। तो जो अग्रवाल साहब जो हैं वो करंटली पोस्टेड हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ द सीआरपीएफ, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। और अभी यहाँ पर इनको जो है बीएसएफ की पोस्ट दी गई है। और रीज़न यहाँ पर क्या है, रीज़न यहाँ पर एक कि ये पोस्ट अगर बात करें तो पंकज कुमार सिंह थे 31 दिसंबर 2022 से यहाँ पर बेसिकली रिटायर हो चुके थे और ये पोस्ट जो है वो खाली पड़ी हुई है। तो तब से लेकर ये सिचुएशन आप लोगों के सामने, तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। और इंपॉर्टेंस क्या है इस फोर्स की, तो आप लोग यहाँ पर देखिए कि इंडो पाक बॉर्डर पर जब आप लोग बात करेंगे तो उसको गार्ड करती है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। इसी के साथ में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर को जब आप लोग गार्ड करेंगे, यहाँ पे बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इतनी इंपॉर्टेंट है ये फोर्स क्योंकि पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ में हम लोग जब बॉर्डर की बात करते हैं तो बीएसएफ जो है वो यहाँ पर इसको प्रोटेक्ट करती है, ठीक है। इंडिया चाइना बॉर्डर, इंडिया नेपाल बॉर्डर, इंडिया भूटान बॉर्डर और यहाँ पर इंडो म्यांमार बॉर्डर, इसके लिए अलग है यहाँ पर जैसे इंडो तिब्बतन पुलिस फोर्स आईटीबीपी, शस्त्र सीमा बल हो गया और इसी के साथ में आसाम राइफल। तो इस तरीके से हमारी फोर्सेस अलग अलग बॉर्डर को प्रोटेक्ट करती ही नजर आती है। इंडिया जो है वो किस किस देश के साथ में अपने अगर बात करें यहाँ पर जो बॉर्डर है तो 6 कंट्री यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जिनके साथ में हमारी फोर्सेस लगी हैं। एक कंट्री है जिसके साथ में कोई फोर्स नहीं लगी हुई है, वो कौन सी कंट्री है ये आप लोग बताना है। और क्या रीज़न है उसके साथ में कोई फोर्स नहीं लगी हुई है, उसके पीछे आप लोग क्या रीज़न बोलोगे। तो ये इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं यहाँ पर। उसके पीछे का रीज़न भी इंटरेस्टिंग आप लोगों को देखने को मिलेगा क्योंकि उस कंट्री के साथ में हम लोग बॉर्डर तो शेयर करते हैं पर लेकिन अगर ढंग से आप लोग देखोगे यहाँ पर ये है पर्टिकुलर अफगानिस्तान के साथ में हम लोग पहुंच नहीं पाते हैं क्योंकि रीज़न क्या है, यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा पाकिस्तान बैठा हुआ है तो इसलिए यहाँ पर कोई पुलिस फोर्स नहीं है। बाकी सब जगह आप लोगों को हमारी जो बॉर्डर पुलिस फोर्स आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी जो हमारे एरिया को प्रोटेक्ट करती हुई नजर आती है। तो अगर क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से पूछ ले जाए तो आप लोगों को उसके बारे में आइडिया अंदाजा होना चाहिए। और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, बॉर्डर जो यहाँ पर बीएसएफ जो है उसका क्रिएशन कब किया गया था, तो ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स है जो कि डायरेक्ट हमारी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। और इंडिया पाकिस्तान की जब वॉर हुई थी यहाँ पर आप लोगों को पता है 1965 की जो वॉर हुई थी उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो उस टाइम पर लगा कि यार कुछ ऐसा कुछ होना चाहिए ताकि हम लोग अपने बॉर्डर को सिक्योर कर सकें, ठीक है। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है यहाँ पर एक तरीके से गार्ड करती है इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर को। और यहाँ पर जब इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई हुई 1965 में तो इंश्योर करने के लिए सिक्योरिटी को यहाँ पर इसको बनाया गया जो हमारी कंट्री में बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर में। तो याद रखिएगा, डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों को कंफ्यूजन में डालने के लिए बोला जा सकता है कि ये पर्टिकुलर फोर्स जो है ये आती है हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में, पर ऐसा है नहीं, ठीक है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इसके बारे में याद रखते हैं। इसका मोटो क्या है ये आप लोगों को बताना है, देखता हूँ कौन कौन यहाँ पर बता पाता है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। और आप लोगों ने एक चीज़ फील की होगी, बॉर्डर मूवी सनी देओल और सुनील शेट्टी की, पहले तो बताइए किस पर्टिकुलर इंसिडेंट के ऊपर वो बनी हुई है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि अक्सर बीएसएफ जो है वो यहाँ पर एक तरीके से ना आप लोग बोल सकते हैं कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोली जाती है, यानी कि स्टार्टिंग में वो रहती है। पर लेकिन अगर किसी कंट्री के साथ में लड़ाई होता है तो बीएसएफ को हम लोग पीछे कर देते हैं, हमारी जो आर्मी है वो आगे आ जाती है। जैसे सनी देओल अपनी बटालियन को लेकर आ जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर सुनील शेट्टी साहब जो हैं उनकी बटालियन जो है वहाँ से पीछे हट जाती है। तो ये अंदाजा आप लोग जरूर रखिएगा इसके बारे में, ये कंप्लीटली बेसिक इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है इंडियन जो बेसिकली ISSF जूनियर वर्ल्ड कप जो चैंपियनशिप है उसके अंदर में। तो हमारी पोजीशन क्या रही उसमें क्वेश्चन आप लोगों से बन सकता है, इनके स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंडियन जो जूनियर शूटिंग टीम है उसके द्वारा अचीव की गई टॉप पोजीशन इन द इंटरनेशनल शूटिंग जो स्पोर्ट है फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप, जो कि परफॉर्म किया गया है काफ़ी इंटरेस्टिंग वे में यहाँ पर। तो इंडिया के प्लेयर ने 15 मेडल यहाँ पर जीते हैं, इंक्लूडिंग 6 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर हैं और ब्रॉन्ज मेडल आप लोगों को देखने को मिलेंगे 3। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टूर्नामेंट थी जो कि आप लोगों को जर्मनी के अंदर में देखने को मिल रही थी। और इंडिया जो है एक तरीके से काफ़ी अच्छी पोजीशन पर यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिल रही है वर्ल्ड कप और वर्ल्ड चैंपियनशिप में। अगर बात करें तो 2019 से
हम लोग यहाँ पर एक अच्छी पोजीशन पे हैं, तो टॉप पोजीशन आप लोग बोल सकते हैं फिलहाल के टाइम पे। ऑल जो हमारी अभी यहाँ पर जो चैंपियनशिप जिसमें हम देखिए सबसे ज़्यादा मेडल यहाँ पर हमारे द्वारा जीते गए हैं, तो जर्मनी में ये आप लोगों को देखने को मिली। ठीक है, तो सोल जो जर्मनी की लोकेशन है वहाँ पर ये पर्टिकुलर चैंपियनशिप हो रही थी। नाम है इंडियन जूनियर जो शूटिंग जो चैंपियनशिप है उसके द्वारा यहाँ पर जीता गया है, इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप के द्वारा। ठीक है, तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं। ये क्वेश्चन है कि प्रेसिडेंट मुर्मू जी हैं, उनको अभी कौन सा अवार्ड जो है वो कंफर्म किया गया है। हाईएस्ट अवार्ड है यहाँ पर सिविलियन अवार्ड सूरीनाम का, तो ये इनको कंफर्म किया गया है। तो सूरीनाम कहाँ पर लोकेटेड है, एक तो ये मैप में आप लोगों को देखना चाहिए जिससे कि आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ पाएं, तो एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो यहाँ पर आप लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, तो ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कंट्री है। एग्जैक्ट लोकेशन मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी सूरीनाम की। अभी हुआ क्या है यहाँ पर, अभी ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ। प्रेसिडेंट जो द्रौपदी मुर्मू जी हैं यहाँ पर इनको कंफर्म किया गया है। जो सूरीनाम है इसका हाईएस्ट अवार्ड, सूरीनाम के जो प्रेसिडेंट है इनका नाम है यहाँ पर चंद्रिका प्रसाद संतोषी। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो एक तरीके से नाम भी सुनने में ऐसा लग रहा है कि इंडियन है तो ये इंटरेस्टिंग है काफ़ी। देखिए, जब कोई कंट्री, बहुत सारे देश ऐसे हैं जहाँ पर हमारे मूल के लोग रहते हैं, तो उनमें से सूरीनाम भी आप लोगों को एक यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर जो इनके प्रेसिडेंट का नाम भी है ये भी कहीं ना कहीं आप लोगों को ऐसा ही देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाम याद रखिएगा इनका, चंद्रिका प्रसाद जो है यहाँ पर ये है संतोखी। ठीक है, तो इनका नाम भी आप लोगों से पूछा जा सकता है। तो इसी के साथ में यहाँ पर ये कंफर्म किया गया हमारी कंट्री मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा कि ग्रांड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार। हालांकि मुझे जब देखने में लगा यहाँ पर ये जो मेडल है ये ग्रीन है, पर फिर जब मैंने ध्यान से देखा तो इनका जो ये नीचे मेडल है इसमें आप लोगों को येलोइश कलर ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप लोग यहाँ पर देखते हैं। तो साउथ अमेरिका के अंदर में कोस्टल एक कंट्री है जो कि अभी मैंने आप लोगों को मैप में दिखाई। एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर इसका पता होना चाहिए, क्योंकि वरना फिर आप लोग जो है कन्फ्यूजन में आ जाते हैं। ठीक है, कैपिटल बता सकते हैं आप लोग इसे, कैपिटल क्या है? अभी मैंने हालांकि मैप में दिखा दिया आप लोगों को। ठीक है जिसने ध्यान से देखी होगी वो समझ जाएगा। बताइए आंसर। ये कुछ नेशनल लेवल की न्यूज़ है जिसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा इनोग्रेट किया गया है। फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव इंटरनेशनल एग्जीबिशन एंड जो कन्वेंशन सेंटर होता है प्रगति मैदान न्यू दिल्ली के अंदर में। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है यहाँ पर, ये एक तरीके से ऐसा सिस्टम है जिसमें सिविल सर्विस की ट्रेनिंग के बारे में हम लोग बात करते हैं। जैसे आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो लिखा हुआ है एक तरीके से कि कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जो एक तरीके से ढांचा रहता है ट्रेनिंग, खासकर जो सिविल सर्विस ऑफिसर है उनको अक्रॉस द इंडिया। तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो फर्स्ट नेशनल ट्रेनिंग कॉन्क्लेव जो है एग्जीबिशन आप लोगों को देखने को मिला दिल्ली के अंदर में। ठीक है, तो ये प्रगति मैदान दिल्ली के अंदर में है, हमारे देश की कैपिटल है, और मोदी साहब के द्वारा यहाँ पर इसको जो है इनोग्रेट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किया गया 130 मिलियन जो लोन है उसका एग्रीमेंट, ताकि हॉर्टिकल्चर जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। बागवानी भी आप लोग बोल सकते हो। तो इसमें बहुत सारे लोगों को फ़ायदा देखने को मिलेगा। लगभग 15,000 जो एग्रीकल्चर फैमिली है उनको फ़ायदा देखने को मिलेगा 7 डिस्ट्रिक्ट में। डिस्ट्रिक्ट क्या है यहाँ पर, बिलासपुर हो गया, इसी के साथ में हमीरपुर हो गया, कांगड़ा हो गया, इसी के साथ में मंडी हो गया, नेक्स्ट यहाँ पर सरमौर हो गया, ये सालोन हो गया, ये यहाँ पर ऊना हो गया। ठीक है, तो किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर में है ये सारे डिस्ट्रिक्ट? आप लोग जिस इस पर्टिकुलर स्टेट से आते हैं वो तो नहीं बताइएगा, क्योंकि उनको तो पता ही होगा कि आपके राज्य के अंदर में ये डिस्ट्रिक्ट है, पर जो इससे नहीं आते वो जरूर बताना। बताइए कहाँ से है ये ये उत्तराखंड से हैं, हिमाचल प्रदेश से हैं, या ये जो है उत्तर प्रदेश से हैं, या ये जो है जम्मू से है, मतलब कहाँ से ये हैं सारे के सारे हिमाचल प्रदेश के। ठीक है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा अभी यहाँ पर ओपन किया गया सब ऑफिस इन कोहिमा। तो ये याद रखिएगा, कोहिमा कहाँ पर है, ये नागालैंड की कैपिटल है। यहाँ पर ओपन किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्थ ईस्ट, जो आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्यू टू द यहाँ पर विच एक देर नॉर्थ ईस्ट में भी सेंट्रल बैंक की प्रेजेंस हो सके, ताकि चीज़ों को समझा जा सके पूरे देश के अंदर में, क्योंकि सेंट्रल बैंक जो है चीज़ों को एक तरीके से अंडरस्टैंड करता है पूरी कंट्री के लिए। तो सेंट्रल बैंक के जो डिप्टी गवर्नर है, तो यहाँ पर देखिए आप लोगों से कई बार ना इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोगों को आनंद फानन में कोई स्टेटमेंट बनानी है उनको। ठीक है, तो वहाँ पर ऐसे नहीं कि आप लोगों को प्रॉपर स्टेटमेंट लिखेंगे, उसमें से कोई ना कोई शब्द खा जाएंगे। जैसे वहाँ पर गवर्नर ने लिखा डायरेक्ट, तो वहाँ पर क्या लिख देंगे, डिप्टी गवर्नर लिख दिया। आप लोग सोचोगे यार गवर्नर तो यार ये नहीं है। ठीक है, तो प्रेशर में पढ़ लेता है इंसान कई बार। ठीक है, तो यहाँ पर नाम क्या इनका है माइकल देवव्रत पात्रा। तो इनका नाम आप लोग याद रखिएगा, ये डिप्टी गवर्नर है, इनके द्वारा यहाँ पर इसको इनोग्रेट किया गया। वैसे गवर्नर कौन है अगर पूछा आप लोगों से, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग है यहाँ पर स्टेटमेंट, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है,
डिपार्टमेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन जो है, आप लोगों को पता है एक्स सर्विसमैन जो डिपार्टमेंट है वो किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है, बताइएगा। ये एमओयू साइन किया गया है कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस के साथ में, ताकि एक जनरेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट फॉर द एक्स सर्विसमैन जो डिफेंस सर्विसेज होते हैं। जैसे मेरे फादर साहब जो है आर्मी में थे, वो रिटायर हुए, तो एक्स सर्विसमैन के बारे में बात यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आप लोगों को देखने को मिलेगा। एमओयू जो है उसका एम होता है ताकि कोऑपरेट कंपनी जो है और एक्स सर्विसमैन जो है वो कॉमन प्लेटफॉर्म पर लाया जा सके, ताकि एक्स सर्विसमैन को जो है जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल सके। और ये सारी चीज़ें इसलिए भी आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं, जो अभी नई स्कीम स्टार्ट की गई है जिसको लेकर बवाल हुए थे, तो उसमें भी फिर फायदे देखने को मिलेगा। बहुत सारे बंदे जो हैं वहाँ पर एक तरीके से 4-4 साल की नौकरी करके फिर बाहर आएंगे, तो ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो ये याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर में आता है एक्स सर्विसमैन जो वेलफेयर एक तरीके से यहाँ पर ये डिपार्टमेंट होता है, ठीक है। इंडियन रिटेल इन्फ्लेशन जो है वो नीचे आ गया, 4.25 पे आ गया है मई के महीने में। ये भी रिलीज किया गया मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक के द्वारा। और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है इन्फ्लेशन, वो एक तरीके से रिमेन विद इन द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो टॉलरेंस होता है, ये 4+-2 की लिस्ट के अंदर में, यानी कि 2 से लेके 6 के बीच में आप लोगों को इन्फ्लेशन देखने को मिलेगा, ये 3 महीने से लगातार, ठीक है। तो एवरेज जो इन्फ्लेशन है 4.9 बोला गया है, यहाँ फोरकास्ट किया गया है, तो ये कंट्रोल में है, तो अच्छी बात है। यहाँ पर एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी होती है जिसको कंट्रोल करने का काम करती है 4+-2 के बीच में। उस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के अंदर 6 मेंबर होते हैं, 3 तो होते हैं यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के और 3 होते हैं आरबीआई के। हेड करते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर, आरबीआई के गवर्नर। और ये क्वेश्चन प्रीलिम्स से पूछा गया, उसमें बोला गया था कि हेड करते हैं हमारे देश के फाइनेंस मिनिस्टर। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन भी आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो एक्ट है उसके थ्रू यहाँ पर ये पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके, ठीक है। बेसिक इन्फॉर्मेशन है दोस्तों। आप लोगों के सामने है कौन बनेगा छोटू करोड़पति, इससे क्वेश्चन आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जैसे बात की जा रही है युग युगीन भारत नेशनल म्यूजियम जो है ये सेटअप किया जा रहा है कौन से स्टेट के अंदर में, आसाम, दिल्ली, उत्तराखंड या फिर उड़ीसा। तो क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है, देखता हूं कौन सी आंसर देता है। नेक्स्ट बात की जा रही है विच इंस्टीट्यूशन सक्सेसफुली कंडक्ट द, जो एक तरीके से ट्रायल है, ये ब्लड बैग डिलीवरी विद द ड्रोन की हेल्प से, आई ड्रोन इनिशिएटिव बोला गया इसको। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है तो आप लोगों ने कई बार सुना होगा फोन आ गए, ठीक है। तो इमीडिएटली फोन आते हुए यहाँ पर नजर आते हैं कि अच्छा यार ब्लड की रिक्वायरमेंट चल रही है, तो इसलिए यहाँ पर इसके बारे में याद रखिएगा। तो आई ड्रोन इनिशिएटिव यहाँ पर किसका है, ताकि ब्लड को पहुंचाया जा सके, ICMR, WHO, RHCF या फिर PHFI, ठीक है। तो ये आप लोगों को बताना है। नेक्स्ट यहाँ पर विच सिटी होस्ट किया है जिसने नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द जो लैंड गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है, ये है न्यू दिल्ली, शिलोंग, तिवांग और गुवाहाटी। सही आंसर क्या है ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में कौन सी मिनिस्ट्री है यहाँ पर जिसके द्वारा लॉन्च किया गया यहाँ पर हरित सागर गाइडलाइन 2023, तो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड वाटर, इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति और मिनिस्ट्री ऑफ ओशियन एंड फिशरी, ये आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। सीसेट का एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग, इसके बारे में याद रखिएगा और आप लोगों को बताना है सही आंसर क्या है यहाँ पर। तो ए में बोला गया यहाँ पर, बी और सी पढ़ लीजिए इसको रोककर, फिर आप लोगों को आंसर बताया जाएगा। आप लोग इनके आंसर दीजिए, तब तक हम लोग देखते हैं यहाँ पर ईस्ट कोलकाता वेटलैंड है, इसकी लोकेशन भी आप लोगों को पता होनी चाहिए, जैसे कि यहाँ पर है बेसिकली, ठीक है। ये वेस्ट बंगाल के अंदर में। इसी के साथ में यहाँ पर ये क्यों रिसेंटली अभी आप लोगों को यहाँ पर इसके बारे में याद रखना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसी चीज़ें जो हैं वो न्यूज़ में रहती हैं किसी न किसी रीजन की वजह से, ठीक है। तो रिकॉग्नाइज किया गया वेटलैंड यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है कि रामसर कन्वेंशन के तहत में 19 अगस्त 2002 में इसको एक तरीके से रामसर साइट भी एक जो इसका दर्जा दिया गया। तो ये कोलकाता में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की तरीके से भी यहाँ पर जो यूज़ किया जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा जो इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोरिकली क्रिएट किया गया एक नेचुरल शिफ्ट ऑफ द, जी है यहाँ पर बेसिकली विद्याधारी, ये एक ट्रिब्यूटरी है गंगा की, ठीक है, जिसके साथ में आप लोग कनेक्टेड देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पड़ोस में आप लोगों को हुगली रिवर भी यहाँ पर नजर आती है। तो ये एक तरीके से ना कई बार इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं ये काफ़ी फायदेमंद होती है, खासकर एरिया के लिए जिस एरिया में ये रहती है। तो इसलिए आप लोग यहाँ पर इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया कम से कम रख सकते हैं, ठीक है। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसके बारे में आइडिया रखेगा कि हाँ एक पर्टिकुलर एरिया है और मैच करने के लिए आ जाता है। और इसी के साथ में यहाँ पर आप लोग को जैसे नमक हो गया, यहाँ ले न एक तरीके से साल्ट मार्सेस, ठीक है। तो ये नमक की दलदल देखने को मिलेगी आप लोगों ने, नमक एक तरीके से यहाँ पर प्रोड्यूस किया जा सकता है। इसी के साथ में कृषि क्षेत्र के लिए भी सीवेज जो मैंने अभी बताया आप लोगों को फॉर्म के बारे में, और सेटलिंग पॉइंट्स जो होते हैं उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो कई सारे पर्पज के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में हिंदी और इंग्लिश दोनों आप लोगों को देखने को मिल जाती है। बाकी ये रामसर साइट है जो कि आप लोग याद रख सकते हैं, ओके।
यहाँ पर अभी इनका आंसर देख लेते हैं। तो न्यू दिल्ली में यहाँ पर ये सेटअप किया जा रहा है नेशनल जो म्यूजियम के बारे में मैंने बात की, तो युगो युगीन। तो याद रखिएगा यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा जो सेंट्रल विस्ता प्रोजेक्ट है उसके तहत में। तो यहाँ पर इसमें हमारी 5000 पुराने जो कल्चर है वो दिखाने की कोशिश की जा रही है ताकि चीज़ों को याद रखा जा सके देश के लिए। तो ये प्यारी सी एक न्यूज़ हो गई, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है ICMR, इंडियन काउंसिल ऑफ जो यहाँ पर मेडिकल रिसर्च है, वो चाह रही है कि ड्रोन की हेल्प से डिलीवरी की जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ जो आप लोगों को देखने को मिल रही है। और ड्रोन फ्लाइट कैरी 10 जो यूनिट है ऑफ द जो ब्लड की है सैंपल्स जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस ग्रेटर नोएडा से यहाँ पर न्यू दिल्ली तक पहुँचा भी। तो एक तरीके से इसको ट्रायल को चेक भी कर लिया गया है। तो ये काफ़ी ज़रूरी है कि इस तरीके से किसी एक हॉस्पिटल में ब्लड है दूसरे पहुँचा जा सके, तो ये ज़रूरी रहता है। आप लोगों ने कभी ब्लड डोनेट किया है तो बताइएगा जरूर। आगे बात करते हैं यहाँ पर कौन सी सिटी के द्वारा होस्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन द लैंड गवर्नेंस इन द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट। तो ये आप लोगों को बताना है। तो ये है बेसिकली गुवाहाटी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पर डी हो गया। इसी के साथ में यहाँ पर इसका आंसर क्या है, ये हरित सागर गाइडलाइन है 2023 की। आप लोगों को आंसर क्या देखने को मिलेगा, तो ये है ए। तो मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज के तहत में आप लोगों को चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। सी सेट का क्वेश्चन था, इसको आप लोग अटेम्प्ट करना है। हालांकि सी सेट काफी टफ था अब की बार, पर फिर भी आप लोगों को प्रैक्टिस अच्छे से करते रहनी है। इसलिए मैंने बोला था कि कम से कम चीज़ों को आप लोगों को ढंग से लेकर चलना है, ठीक है। तो ये एक रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आइए अब आप लोगों को अंग्रेजी बनाता हूँ, अंग्रेजी बोलना पढ़ना लिखना और सिखाता हूँ। कुछ शब्द हैं जिनका इस्तेमाल कर आप लोग सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं और ये आप लोगों को NDA CDS SSC बैंकिंग में बहुत फायदा पहुंचाएंगे जब आप लोगों के एग्जाम में एंटोनिम सिनोनिम्स वगैरह आप लोगों को नजर आएंगे। आंसर राइटिंग भी अच्छी कर पाएंगे आप लोग अगर अच्छे से इनके ऊपर सेंटेंस बनाएंगे। क्या तकिया कलाम बन गया बिल्कुल सीधा। मैंने भी क्या बोल दिया, फिर से कोई बोलेगा रिपीट करने के लिए, मेरे से ना होने का भाया। उन्हें उसमें कौन सी मूवी थी उसमें कहता भाया ये क्या हो गया भाया। पहला जो शब्द है यहाँ पर इसको बोलते हैं पर फंक्शनरी। तो ये एक तरीके से है, एक तरीके से असावधान, यानी कि कोई भी काम कर दिया इंटरेस्ट नहीं है बस कर दिया। सुबह उठना था इंटरेस्ट नहीं था बस उठ गया यार किसी तरीके से, क्यों, क्योंकि लेक्चर देखना था। तो ये कंडीशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कैरिड आउट विदाउट रियल इंटरेस्ट, ठीक है। तो एक तरीके से ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। तो असावधान भी बोल सकते हैं वैसे बोला जाए तो, ठीक है। पर लेकिन केयरफुल तरीके से काम करो तो जिंदगी में आगे बढ़ोगे। एग्जेजरेट करना, अतिशोक्तिपूर्ण बोलते हैं, चीज़ों को बढ़ा चढ़ा के बताना। भाई साहब मैं ना वहाँ गया था, क्या सुंदर नज़ारा था और जिंदगी जीने में मज़ा आ गया, जाके देखो कुछ नहीं मिला। क्यों, मेरा टाइम बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, तुम्हारा भी होना चाहिए। ऐसे कई सारे कमीने दोस्त होते हैं जैसी हरकतें करते हुए नजर आते हैं, ठीक है। मूवी देख के ना भाई साहब क्या मस्त मूवी है, देख के आए वो तेरी टाइम भाई साहब काटना मुश्किल हो गया। तो ऐसी ऐसी हरकतें करते हुए चीज़ें पाई जाती हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है स्क्रुएलिटी। ये होता है गाली गलोच करना, यानी कि एक तरीके से ना चीज़ें एक तरीके से कई बार हो जाती है खुखारा लेवल पर पहुँच गई, सामने वाले को सुना दियो तेरी वो। कई बार होता है ना, इरिटेट हो जाता है इंसान। पर कोशिश करो कि ऐसी चीज़ें न करनी पड़े ज़िंदगी में, ऐसे लोगों से डिस्टेंस बना के रख लो, ठीक है। बाकी बात करें, यहाँ पर बात की जा रही है एनिमेट वर्जन के बारे में। तो इसका मतलब होता है निंदा करना, चीज़ों को क्रिटिसाइज करना। क्रिटिसाइज करो किसी चीज़ को तो सामने सोल्यूशन भी दो। और UPSC भी यही बोलती है, वो बोलती है कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करना है। यानी कि क्रिटिसिज्म तो करो कि हाँ ये चीज़ें गलत हो रही है, सरकार एक गलत कर रही है, पर लेकिन सोल्यूशन भी बताओ कि आप लोग हो तो क्या सोल्यूशन इसका निकालोगे। तो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म बोलती है बेसिकली यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है, यह है डिस्कॉर्डेंट, यानी कि प्रतिकूल, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं असहमति या फिर असंगति किसी चीज़ के साथ में। एक तरीके से ना एक बेमेल होना भी आप लोग बोल सकते हैं, यानी कि मेल नहीं मिल रहा है इसके साथ में। बेताल भी कई बार बोल देते हैं, बेसुरा बोल देते हैं कई बार। तो ये सब ये शब्द भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ठीक है। तो कोई कंफ्यूजन इसको नहीं होना चाहिए। सेंटेंस जरूर फॉर्म करना, कई सारे बच्चे तो इन पर भी सेंटेंस फॉर्म कर दे रहे हैं सब पे। तो सोचो आप लोग उनके साथ में जब अपने आप को कंपेयर करोगे तो वो कहाँ पर आप लोग टिक पाओगे। खुद सोचो कितने सारे, मतलब मेहनत के ऊपर डिपेंड है यार। टीचर एक शब्द पढ़ा रहा है तो आप लोग 4 पढ़ ले रहे हो, तो ये बच्चे की मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। बाकी मंथली वीडियो के बारे में आप लोगों को बता दिया कि वो आप लोगों को मिल जाएगी। इसी के साथ में आप लोग जो बेसिकली कई सारे बच्चे रेगुलर पूछ रहे हैं, तो आप लोगों को मैंने बताया भी था कि वीर आप लोगों को वहाँ पर अपना कूपन कोड यूज़ करना है अगर आप लोग जो APFC से UPSC कोर्स में इनरोल होना चाहते हो, ठीक है। तो ये याद रखिएगा। बाकी सारी डिटेल यार जो है एप्लीकेशन पे दे रखी है, तो उसको देख लेना। बाकी कैसा रहा आज का दिन और कैसे यूटिलाइज करने वाले हो ये जरूर बताना। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलता हूँ, तब तक ना ध्यान रखिए। बड़ों का नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।